अब्बा जान कहा करते थे कि जब हिस्ट्री पढ़ो तो ज्योग्राफी के साथ पढ़ो और ज्योग्राफी पढ़ो तो हिस्ट्री के साथ पढ़ो। तो जोक्स अपार्ट, फादर ऑफ हिस्ट्री हैं हेरोडोटस, और उनका एक फेमस स्टेटमेंट है कि जब आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो उसको ज्योग्राफी के ऊपर बेस करके पढ़िए, और जब आप ज्योग्राफी देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसे हिस्ट्री के साथ कनेक्ट करके पढ़िए, तब इन दोनों सब्जेक्ट से मजा आता है। तो हाँ, तो आज हमारा मुद्दा भी यही है। आज हम लोग बात करने वाले हैं ज्योग्राफिकल सेटिंग की। तो दिस इज चैप्टर 4 ऑफ आर एस शर्मा, जिसमें हम ज्योग्राफिकल सेटिंग का पूरा डिस्कशन करेंगे कि भारत की ज्योग्राफिकल सेटिंग क्या है, जिसमें ये पूरा हिस्ट्री का खेला होने वाला है। राइट ना, ये पूरा इंटरकनेक्शन समझेंगे। तो मैं अभिषेक श्रीवास्तव, आई बेसिकली टीच हिस्ट्री एंड कल्चर एट PW ओनली IS। राइट, आई एम कोर फैकल्टी है। बाकी आप मेरे बारे में यहाँ से पढ़ लें, आप मेरे साथ ऑलरेडी सफर में साथ में है। राइट, एंशिएंट इंडिया हम पढ़ रहे हैं। बाय द वे जो है, जो जोश आपका पिछले 3 चैप्टर्स में रहा है, प्लीज इस जोश को मेंटेन रखिए। राइट ना, कंसिस्टेंट रहिए, पढ़ाई करते रहिए, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। राइट, चलिए खैर, तो मुद्दे पे वापस आता है। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल जो है, जिसमें मैं सारे अपडेट्स देता रहता हूँ। ये PDF भी मैं वहीं पे डाल देता हूँ। राइट ना, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो बाय द वे, जब मैं लास्ट टाइम यहाँ पे इसी यूट्यूब चैनल पे जब मैं एंशिएंट इंडिया पढ़ा रहा था, तो एक सवाल मैंने दिया था ऐसे प्रैक्टिस के लिए। ये डेट है 15 जुलाई 2023 जब ये वीडियो लाइव गया था, और इसमें मैंने प्रैक्टिस के लिए एक सवाल दिया था कि व्हाई इज एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ज्योग्राफिकल फीचर्स इसेंशियल फॉर एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्ट्री। राइट ना, ये हेरोडोटस के स्टेटमेंट पे ही बेस्ड है। डिस्कस विद एग्जांपल्स फ्रॉम एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। ये 15 जुलाई के आसपास का जो है वीडियो है। और फिर जो है मैं इसमें एक सवाल आया है ना, जो कि सितंबर में आया है ना। तो हाँ, तो उसके 2-3 महीने बाद, 2-2.5 महीने बाद एक सवाल आया कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ ज्योग्राफिकल फैक्टर्स टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ एंशिएंट इंडिया। द पॉइंट इज कि आप में से बहुत सारे लोग शुरू में और मेरे दूसरे वीडियो से भी आप पूछ रहे थे कि सर जो मैं यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, क्या इससे क्या क्वेश्चंस आएंगे। हाँ भाई, बिल्कुल क्वेश्चंस आएंगे। हम लोग पूरी एंशिएंट इंडिया पढ़ा रहे हैं। हाँ, तो बिल्कुल आपको यहाँ से सवाल मिलेंगे, प्रीलिम्स में भी मिलेंगे, मेंस में भी मिलेंगे। राइट ना, शिद्दत के साथ लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। राइट ना, जो जैसा कि मैंने कहा कि हाँ, कोई भी आप एक बुक फॉलो कर सकते हैं, बट यूपीएससी वाला जो है प्रेफरेबल है। यूपीएससी वाला बुक आप फॉलो कर सकते हैं। राइट, अदरवाइज RS शर्मा अगर आप पढ़ रहे हैं तो वो भी ठीक है। बाय द वे, आई ऑल्सो ट्राई कि हाँ, इसमें जो है पूरे डिस्कशन में विल गो बियॉन्ड दीज बुक्स। राइट, जो भी बातें मुझे एक्स्ट्रा ऐड करनी है, आई कीप ऑन एडिंग, है ना। तो हाँ, ऑल्सो जो पिछली वाली सीरीज है RS शर्मा वाली सीरीज, और ये सीरीज डेफिनेटली उसके बाद आ रही है, तो इसमें कुछ ज्यादा बातें होंगी। अब इसमें पर्सपेक्टिव और कुछ बदल चुका है, 1 साल बाद पढ़ा रहा हूँ। राइट ना, तो हाँ, तो ऑफकोर्स पिछले 1 सालों में यूपीएससी ने जो सवाल पूछे हैं, उसके हिसाब से कुछ और भी पर्सपेक्टिव्स हैं, तो वो इसमें ऐड होगा। तो जो है आप दोनों ही सीरीज रेफर कर सकते हैं, बट अगर आप लाइव पढ़ रहे हैं बेसिकली साथ में है, तो आप जो है इस सीरीज के साथ जाइएगा। चलिए, तो आइए बात शुरू करते हैं। तो बात शुरू करने से सबसे पहले जो है बताते हैं कि भारत बना कैसे, है ना। तो ज्योग्राफी में आप एक टॉपिक पढ़ेंगे विच इज प्लेट टेक्टोनिक्स, है ना, प्लेट टेक्टोनिक्स, कि भारत का निर्माण कैसे हुआ। अब जिन्होंने प्लेट टेक्टोनिक्स कभी जीवन में सुनी ही नहीं है, कहेंगे भारत का निर्माण कैसे हुआ, अरे ऐसे ही हुआ, भारत तो ऐसे ही था, है ना, सदा कालों से जो है अनादि काल से भारत ऐसे ही है। नहीं, ऐसा नहीं है ना। तो हमारी जो ज्योग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग है ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, ये बताती है कि नहीं भाई, ये जो पूरी दुनिया आप देख रहे हैं, ये दुनिया अनादिकाल से ऐसी नहीं है ना। इसमें बहुत सारे बदलाव आए हैं, स्पेशली रीसेंट जो है 250-300 मिलियन सालों में अगर मैं कहूं तो। हाँ भाई, ये जो पूरे कॉन्टिनेंट जो आप देखते हैं, उसमें काफी फेरबदल हुआ है। तो आज से लगभग 225 मिलियन साल पहले, राइट ना, कि हाँ भाई जो है रफली अगर हम कहें कि 225 मिलियन ईयर्स अगो, राइट है ना। अगर हम देखें तो दुनिया ऐसे साउथ में जो है, दुनिया के साउथ में सारे के सारे कॉन्टिनेंट चिपके हुए थे। तो ये एक ही कॉन्टिनेंट एग्जिस्ट करता था जिसका नाम है पैंजिया। इसे कहते हैं सुपर कॉन्टिनेंट। तो किसी जमाने में ये हालत थी कि सारे के सारे जो कॉन्टिनेंट है वो एक साथ हुआ करते थे और जो है जुड़े हुए थे, साउथ में थे अर्थ के। नाउ अगेन अब आप कहेंगे सर इसमें क्या हम लोग सारे एक साथ रहते थे, क्या हम यहां भी थे, यहां भी थे? हम कहीं नहीं थे। अभी ह्यूमन की एंट्री नहीं हुई है। ह्यूमन एवोल्यूशन 225 मिलियन साल पहले ह्यूमन जैसा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है, राइट ना। तो हाँ, तो ह्यूमन नहीं है। लाइफ चालू हो चुकी है 550 मिलियन साल के आसपास, लेकिन अभी ह्यूमंस की एंट्री यहां पर नहीं हुई है। इंसान यहां पर कहीं भी नहीं है, और यही सब टूट टाट के ये आज के मैप में तब्दील होता है। तो ये हुआ यूं, राइट ना। इसको समझते हैं थोड़ा सा कि हाँ ये कैसे हुआ होगा। तो नाउ ये जो पैंजिया है, तो रफली 225 मिलियन ईयर्स अगो, आज से 225 मिलियन ईयर्स अगो वी हैड पैंजिया। एक पैंजिया था विच इज अ सुपर कॉन्टिनेंट।
सारे के सारे जो कॉन्टिनेंट हैं वो सब यहाँ पे जुड़े हुए थे, एक साथ थे, राइट ना। तो पैंजिया था यहाँ पे, और फिर ये पैंजिया 200 मिलियन साल के आसपास कहीं टूटने लगा, राइट ना। इसलिए दो पार्ट में टूटने लगा। इसको देखते हैं थोड़ा सा, है ना। तो ये पैंजिया किसी जमाने में हुआ करता था, और फिर ये पैंजिया जो है लगभग जो है 200 मिलियन साल पहले ये टूटने लगा। 150 मिलियन साल पहले का फोटो हम देखें तो हमें दिखाई देता है कि एक आपका नॉर्दर्न पार्ट है जिसे लोरेशिया कहा गया है, और एक आपका सदर्न पार्ट है जिसे गोंडवाना लैंड कहा गया है। तो ये जो हम देख रहे हैं पैंजिया, दिस स्टार्टेड टू स्प्लिट इनटू लोरेशिया एंड गोंडवाना लैंड। दो पार्ट में इस तरह से स्प्लिट होने लगा। फिर जो है, फिर हम देखेंगे कि हाँ भाई ऊपर वाला पार्ट इस तरह से जो है क्रिएट हो गया कि हाँ भाई नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया ये सब एक साथ था जो लोरेशिया है, और जो आपका नीचे गोंडवाना लैंड था वो भी क्या हो गया, ब्रेक होने लगा। तो साउथ अफ्रीका अलग हो गया, अफ्रीका अलग हो गया, इंडिया जो है, इंडियन प्लेट जो है, इंडियन प्लेट भी अलग हो गई, राइट ना। ऑस्ट्रेलिया इधर अलग होता दिख रहा है, अंटार्कटिका नीचे रहेगा। तो अब नीचे गोंडवाना भी टूट चुका है। आगे जाके हम देखेंगे कि हाँ ये भी टूट गया, ऊपर वाला भी टूट गया। बट यहां पे नोटिस करने वाली बात यह है कि जो इंडिया है वो किसी जमाने में साउथ में हुआ करता था। अब यहां से ये धीरे धीरे ऊपर जाएगा और ये जाकर एशिया में मिल जाएगा, एशिया में जाके चिपक जाएगा, राइट है ना। तो हाँ, तो ये जर्नी होगी, ये जर्नी हमको देखने को मिलेगी कि हाँ भाई जो इंडियन प्लेट है, तो रफली आज से 58 मिलियन ईयर्स अगो ये इंडिया का ट्रैवल जो है, इंडिया का ट्रैवल ऊपर की तरफ होने लग जाएगा। एंड दिस ट्रैवल विल कंटिन्यू टिल रफली 37 मिलियन ईयर्स अगो, या रफली आप कह सकते हैं 40 मिलियन ईयर्स अगो ये ट्रैवल होने लगेगा। अब यही जो दौर है, अभी हम बात करेंगे कैसे, और ज्योग्राफी में आप इसे और डिटेल में पढ़ेंगे, बट यही जो दौर है, दिस इज ऑल्सो फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज, राइट ना। यहां भी हिमालयाज भी फॉर्म होने लगेंगे। अब सवाल उठता है कि कैसे फॉर्म होने लगेंगे, तो मैं थोड़ा जो है ज्योग्राफी आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं कि भाई हो क्या रहा है कि जो है आपकी मान लीजिए ये एशियन प्लेट है, राइट है ना, कि एशिया है ऊपर, और जो है जो इंडियन प्लेट है वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रही है। अब जब ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रही है तो यहां पर एक प्लेट टेक्टोनिक्स में आप कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, कन्वर्जिंग प्लेट्स। तो ये वाली जो प्लेट कन्वर्ज हो रही है वो बेसिकली पुश हो रही है, और यहां पे पहाड़ बन रहे हैं। यहीं पे फॉर्मेशन ऑफ हिमालयस चालू हो चुका है। अब जैसे जैसे ये आगे जाएगा ये और होता जाएगा और होता जाएगा। अब इसमें एक और बात समझने की जो है लायक है कि भाई ये जो हो रहा है, ग्रेजुअली धीरे धीरे जब इंडियन प्लेट यहां पहुंचेगी तो ऐसा टेढ़ा पहुंचेगी। सबसे पहले ये वाला पार्ट जो आप गुजरात वाला पार्ट देखते हैं, सबसे पहले ये वाला पार्ट ये कहीं हिट करेगा, और फिर ये प्लेट घूमेगी, राइट ना। ये प्लेट घूमेगी और ये घूम कर जो है यहां पर हिट करेगी, और तब कहीं जाके इवेंचुअली इंडिया क्रिएट होगा, जिसमें ऊपर हिमालयाज होंगे। या अब क्योंकि ये प्लेट अंदर घुस गई है तो इसीलिए आप हिमालयाज का इधर वाला पार्ट भी देखते हैं, इधर भी पहाड़ देखते हैं, राइट ना, इधर भी एक्सटेंशन देखते हैं, है ना। अभी ओरिजिनल मैप देखेंगे तो बेसिकली कहने की बात यह है कि हाँ इस दौरान में हिमालयाज का फॉर्मेशन हुआ है। इनफैक्ट ज्योग्राफी को थोड़ा और समझें तो जब ये बीच में कहीं था, है ना, जब ये रास्ते में कहीं था, तो इसको रास्ते में एक मिला हॉटस्पॉट, राइट, एक रीयूनियन हॉटस्पॉट इसको कुछ मिला, रीयूनियन हॉटस्पॉट, और इस रीयूनियन हॉटस्पॉट ने क्या किया था, इसके ऊपर लावा डाल दिया था। अभी हॉटस्पॉट क्या होता है ये अभी मुझसे मत पूछिए, हम लोग भटक जाएंगे बिल्कुल, राइट ना। तो हाँ, तो हॉटस्पॉट उसमें क्या होता है कि एक ऐसा पाइप मान लो जिसमें से लावा निकल रहा है, और जब ये प्लेट उसके ऊपर जाएगी तो लावा बिल्कुल उसके ऊपर बिछ जाएगा। तो ये जो लावा यहां पे आया, यही हमारा आज डेक्कन प्लेटो है, और इसी लावा की वजह से डेक्कन प्लेटो में वी हैव ब्लैक सॉइल। और अगर आपको जानकारी है तो दिस ब्लैक सॉइल इज नोन फॉर कॉटन प्रोडक्शन। बढ़िया कॉटन होता है आपका डेक्कन एरिया में, महाराष्ट्र एंड ऑल में,
राइट ना। तो हाँ, तो डेक्कन, तो अब सोचो कि हाँ भाई, अगर ज्योग्राफी ने ऐसा ना किया होता तो यहाँ पे ब्लैक सॉइल ना पैदा हुई होती, आज यहाँ पे कॉटन प्रोड्यूसिंग एरिया ना होता, क्योंकि ज्योग्राफी कहती है कि हमको इस तरीके से ऐसा ब्लैक हमको सॉइल मिला है या फिर लावा मिला है, वही क्या बना है, वहां की टेपेन फोटो जो है ट्रोपोग्राफी बनी है, राइट है ना। फिलहाल क्या बन गया है, वहां पे आज हमको ब्लैक सॉइल मिलती है और ब्लैक सॉइल में कॉटन का प्रोडक्शन हो रहा है। कॉटन का प्रोडक्शन हो रहा है तो सोचो कि क्या कॉटन का प्रोडक्शन वहां के फार्मर्स की लाइफ डिसाइड करता है? यस, है ना, कि हाँ बहुत सारे जो फार्मर्स हैं वहां पे जो है कॉटन उगा रहे हैं। कॉटन इनफैक्ट 1800s के दौर से हम समझें कि जब जो है स्पेशली 1860 में जब अमेरिकन सिविल वॉर हुआ था, तो उस समय, अगेन ये लिखना नहीं है, खाली बता रहा हूं मैं तुम्हें, रेफरेंस दे रहा हूं कि हाँ भाई जब अमेरिकन सिविल वॉर हुआ था तो भारत से अपेक्षा थी कि भारत सारा कॉटन सप्लाई करेगा, तो इसी इलाके में खूब सारा कॉटन का प्रोडक्शन अंग्रेजों ने बढ़ा दिया, खूब कॉटन प्रोड्यूस होने लग गया। लेकिन जब अमेरिकन सिविल वॉर खत्म हुआ तो ये कॉटन का डिमांड चला गया। अब इसी चक्कर में यहाँ पर रायट्स हो गए, रायट्स, डेक्कन रायट्स। तो सोचो ये जो ब्लैक सॉयल है, जो कॉटन है, वो एक जमाने में जाके 1875 में डेक्कन रायट्स तक करा सकता है, राइट है ना। तो कहने का मतलब कि हमारी हिस्ट्री जो है, हमारी हिस्ट्री कहीं ना कहीं इन्हीं सब बातों से गवर्न होती है। यही डिफाइन करेगा कि जो ज्योग्राफी हमको भगवान ने दी है या जो नेचर ने हमको प्रदान किया है, ज्योग्राफी, जिस तरह की ज़मीनें, जिस तरह की पहाड़, जिस तरह की जो है सॉइल हमको मिली है, वही हमारी जो है जीवन को डिसाइड करते हैं कि जीवन में, इकोनॉमी में हम क्या करेंगे, कहाँ सेटल होंगे, कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे, राइट है ना। ये सारी बातें जो हैं, ये सारी बातें कहीं ना कहीं हमारे जीवन में ज्योग्राफी डिसाइड कर रही है, राइट है ना। कि हाँ भाई अगर कहीं बहुत फर्टाइल प्लेन है तो पॉपुलेशन बढ़ने लगेगी, राइट है ना। नदी है, फर्टाइल प्लेन है, खेती हो रही, बढ़िया पॉपुलेशन है। लेकिन कहीं पे फर्टिलिटी नहीं है, बंजर है, वहां पे पॉपुलेशन नहीं होगी। तो यू रियलाइज कि देयर इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री। यही इस चैप्टर की खास बात है, इसीलिए यूपीएससी ने इस साल पूछा भी था, राइट है ना। तो बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत बढ़िया चैप्टर है ये। चलिए आइए समझते हैं। तो ना, तो हमने बात करी कि भाई इस तरीके से ये प्लेट मूव कर रही है, ये प्लेट धीरे धीरे आगे जाते जाते ये जब भिड़ी तो यहां पर क्या क्रिएट हुए, हिमालयास क्रिएट हुए। अभी जो हिमालयास क्रिएट हो रहे हैं, ये हिमालयास का फॉर्मेशन जो है ये 3 फॉर्म में हुआ है, 3 बार में हुआ है। एक जो सबसे पहले बने, सबसे पीछे वाले पहाड़, इनको कहते हैं हिमाद्री, जो सबसे पहले सबसे पीछे बने थे, राइट है ना। वो पुश होते गए तो उनकी हाइट बढ़ती गई, राइट है ना। तो सबसे पहले जो बने थे वो हिमाद्री, सबसे ऊंचे वाले पहाड़, 8000ers, जिसमें आपका जो है कैलाश पर्वत भी आ जाए, राइट है ना, सॉरी माउंट एवरेस्ट आ जाए, राइट। तो जितने 8000 आप देखते हैं, नंगा पर्वत एंड एवरीथिंग, राइट, वो सारे आपके क्या हैं, हिमाद्री में हैं। उसके बाद छोटे पहाड़ बने, इन्हें कहते हैं हिमाचल, और फिर बिल्कुल छोटे टूटे हुए पहाड़ बने, शिवालिक। इनफैक्ट शिवालिक का फॉर्मेशन जो है, शिवालिक का फॉर्मेशन रफली 2 मिलियन तक होता रहा है। आज भी, अभी भी जो है हिमालयास की हाइट बढ़ रही है, इसीलिए हिमालयास को कहा जाता है कि दीज आर यंग फोल्ड माउंटेन्स। अब अगेन ज्योग्राफी समझने की कोशिश मत करो अभी, राइट, ज्योग्राफी नहीं पढ़ा रहा मैं खाली आपको बता रहा हूं कि हिमालयास जो है, हिमालयास विल प्ले इंपॉर्टेंट रोल, और टाइमलाइन में कहां पे आ रहा है। अब ये एग्जैक्ट ये जो है कंस्ट्रक्टिव प्लेट कैसी होगी, डिस्ट्रक्टिव प्लेट कैसी जो है कन्वर्जन कैसा होगा, राइट, ये सारा जो है, ये सारी बातें आप जो है पढ़ेंगे ज्योग्राफी में, राइट है ना। अभी फिलहाल हम लोग इसे हिस्ट्री से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हिमालयास हमारी हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले। अगर ये ना फॉर्म होते तो पता नहीं क्या क्या हुआ होता, राइट है ना। तो हाँ, तो हिमालयास आर इंपॉर्टेंट, हिमालयास आर सुपर इंपॉर्टेंट इन आवर सब कॉन्टिनेंट, राइट है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इनकी इंपॉर्टेंस समझेंगे। और क्या ये हिस्ट्री डिफाइन करेगा? ऑफ कोर्स ये हिस्ट्री डिफाइन करेगा, हमारा जीवन डिफाइन करेगा। तो दीज आर यंग फोल्ड माउंटेन्स। और अगेन जो हम बात कर रहे थे कि ह्यूमंस कब आएंगे, तो ह्यूमंस की एंट्री यहां पे समवेयर हो रही है, राइट। कहने को तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस यहीं पे आ चुका है, राइट। ऑस्ट्रेलोपिथेकस कौन होता है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस होता है हमारे पुराने एक पूर्वज हैं, राइट है ना। लेकिन जो होमो इरेक्टस की एंट्री है, जो आगे जाके इवॉल्व होगा हमारे जो होमो सेपियंस में, वो इस दौर में हुआ है। कहने का मतलब कि अब जो है, जब हिमालयास ऑलमोस्ट बन चुका है, जो आज आप देख रहे हैं, राइट, ऑलमोस्ट जब बन चुका है, तब ह्यूमन का एवोल्यूशन स्टार्ट हो रहा है। और इनफैक्ट याद करिए, जो लास्ट क्लास में मैंने कहा था कि कम से कम क्रोनोलॉजी रट डालो, क्योंकि ये जो चैप्टर्स हम पढ़ रहे हैं एडवांस भी है और बेसिक भी है, ऐसी बातें हमने कही थी, राइट। उम्मीद है कि वो चीजें एकदम कंठस्थ कर ली होंगी, रट डाली होंगी आपने, राइट ना। तो हाँ, तो बहुत इंपॉर्टेंट है वो प्लीज रट लीजिएगा। सुनाओ, तो हमने पालियोलिथिक जो कहा है कि जो पाषाण काल शुरू हो रहा है, पाषाण काल समझो जो है 5 लाख के आसपास हम कह रहे हैं कि हमारी स्टडी के लिए इंडियन कॉन्टेक्स्ट में 5 लाख इज गुड इनफ। 5 लाख से हम कहते हैं कि हमारा पालियोलिथिक एरा चालू हो रहा है।
यानी कि ये जो ज्योग्राफी का पूरा ये जो बनने वाला खेल है, राइट है ना, कि हाँ नया बनने वाला जो खेल है ये 5 लाख तक हो चुका है, आपकी इंडियन प्लेट आ चुकी है, राइट है ना। इनफैक्ट हम इस सिचुएशन में पहुंच चुके हैं, राइट है ना। ये वाला जो मैप हम देख रहे थे, फाइनली हम इस सिचुएशन में पहुंच चुके हैं। हल्का हाइट बढ़ती रही हो, सब ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक्स आज भी चलता रहेगा, ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि हाँ ह्यूमंस आने के बाद इंडियन प्लेट आ रही है, ऐसा कुछ नहीं, राइट है ना। तो हाँ, तो अगर ये कंफ्यूजन है तो यू मस्ट अंडरस्टैंड कि जब हम यहां पे मिल गए, हिमालयास का फॉर्मेशन हो गया, तब फिर ह्यूमंस की एंट्री हो रही है भारत में, राइट है ना। तो हाँ, तो ये दोनों अलग अलग बातें हैं, है ना। ये मत सोचना कि सर जब यहाँ पे थी प्लेट तो हम यहाँ पे खड़े होकर क्या कर रहे थे, है ना, हम थे ही नहीं, है ना, हम एग्जिस्ट नहीं करते थे उस समय। चलिए, सो अगेन कमिंग बैक, तो हमने बात करी कि हाँ भाई ये इंडियन प्लेट आई कैसे और ये किस तरीके से यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ हिमालयास हो गया है, राइट। नाउ तो हिमालयास, अगर हिमालयास की ही बात करें तो हिमालयास का बड़ा रोल रहा है, मेजर रोल रहा है। तो लेट्स ट्राई अंडरस्टैंडिंग रोल ऑफ हिमालयास। तो पहला जो हम पहाड़ डिस्कस करने जा रहे हैं, वी वांट टू अंडरस्टैंड रोल ऑफ हिमालयास। तो जैसा कि मैंने कहा कि तीन पहाड़ हैं, हाँ तो ठीक है, इतना हमें नहीं जानना, हिमालयास, और यही हिमालयास फिर इधर भी टर्न हो गए हैं, राइट है ना। प्लस इसी का एक्सटेंशन आपका अंडमान निकोबार है, प्लस इधर आपको दिखेंगे सुलेमान और किरथार, सुलेमान और किरथार रेंजेस, किरथार सुलेमान। अब थोड़ा बात करते हैं कि रोल ऑफ हिमालयास क्या है। सबसे पहली बात समझते हैं कि भाई हमारा जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो यहां से कहीं पास कर रहा है, राइट है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इसके नीचे का जो इलाका है वो तो हम कह सकते हैं कि ट्रॉपिकल इलाका है। अब इसका मतलब क्या होता है साहब, इसका मतलब होता है कि भाई यहां पर इक्वेटर का जो है या फिर सन का रीच है, तो इतने में गर्मी होनी चाहिए, राइट, हीट मिलनी चाहिए। लेकिन इसके ऊपर का जो पार्ट है, दिस इज टेम्परेट जोन, राइट, टेम्परेट जोन। तो टेक्निकली यहां पे ठंड पड़नी चाहिए क्योंकि यहां पे सन का डायरेक्ट सनरेज नहीं है। लेकिन क्योंकि हम हिमालयास से इस तरह से सराउंडेड हैं, तो हिमालयास हमको यहां पे इंसुलेशन प्रोवाइड कर रहा है, राइट ना। तो हाँ, तो ये ओवरऑल, क्योंकि इसने इस तरीके से जो है रोक दिया है, तो ओवरऑल ये जो पूरा इलाका है, दिस टोटली बिहेव्स एज अ टोटल कॉन्टिनेंट। इसीलिए कहा जाता है कि भाई ये एक सब कॉन्टिनेंट है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। दिस इज व्हाट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अब सोचो कि अगर यहां पे ठंड पड़ रही होती, बर्फ गिर रही होती, तो इन डैट के बर्फ भले ना गिरे, लेकिन अगर ठंड पड़ रही होती बहुत ज्यादा, हमें इस तरह की हीट यहां पे नहीं मिल रही होती, तो फिर जो है क्या यहां पे रहना पॉसिबल होता? रहना पॉसिबल नहीं होता। दूसरा यहां से जो है आ रही हैं ठंडी ठंडी हवाएं, राइट, कोल्ड साइबेरियन विंड्स। और अगर ये हिमालयाज ना होते, राइट है ना, ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ ना होते, तो इन डैट केस ये हवाएं पेनिट्रेट कर गई होती, राइट है ना, ये इलाका ठंडा हो गया होता, जैसा कि हम कह रहे हैं। हाँ, तो ये इलाका ठंडा हो जाता, बट इसने क्या है, हमको इंसुलेट कर दिया है, इंसुलेशन प्रोवाइड किया है, वरना हम शायद कोल्ड डेजर्ट बन गए होते, इतनी ठंड पड़ रही होती। अगर अगेन जितनी ठंड पड़ेगी उतनी पॉपुलेशन डेंसिटी पे इफेक्ट पड़ेगा। आज यूपी में आप देखते हैं कि यूपी में इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, 200 मिलियन के ऊपर पॉपुलेशन है, तो यूपी की जो पॉपुलेशन है वो वहां पे इसलिए सर्वाइव कर पा रही है कि वहां पे कोल्ड साइबेरियन विंड्स नहीं पहुंच पा रही। अब और भी कारण है, बट अगर ये कोल्ड साइबेरियन विंड होती तो बाकी कोई भी कारण होता, सर्वाइवल ना होता, राइट ना, इतने लोग यहां पर नहीं रह सकते थे। तो दिस इज वन फैक्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। इसके अलावा जो है इन्हीं पहाड़ों से निकल रही हैं नदियां, राइट है ना, गंगा नदी निकल रही है, यमुना नदी आ रही है, और भी नदियां जो है ज्वाइन कर रही हैं जो है गंगा को, प्लस इंडस रिवर चली आ रही है, राइट है ना, इंडस का अपना सिस्टम है। तो ये जो इतनी सारी रिवर्स मिल रही हैं, इन रिवर्स की वजह से फर्टिलिटी है पहली बात तो, राइट है ना, वाटर की अवेलेबिलिटी है, इरिगेशन कर सकते हैं आप, है ना, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो हाँ, तो जो है इनकी वजह से क्या लाइफ यहाँ पे सपोर्ट हो सकता है, लाइफ यहाँ पे पॉसिबल है ना, जीवन यहाँ पे रह पाएगा। पेरिनियल रिवर्स, बढ़िया बढ़िया रिवर्स यहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं, तो कहीं ना कहीं लाइफ सपोर्ट सिस्टम भी है ये लाइफ सपोर्ट सिस्टम भी है भाई, है ना, लाइफ यहाँ पे एग्जिस्ट कर पा रही बिकॉज ऑफ दीज रिवर्स, राइट। प्लस इन्हीं पहाड़ों की वजह से आपके ऊपर कोई अटैक नहीं कर सकता। क्या कोई इन्वेजन हो सकता है हम पे? बड़ी मुश्किल से होगा इन्वेजन। इधर से कोई इन्वेजन नहीं हो सकता, इधर से कोई इन्वेजन नहीं हो सकता,
अब यहां पे देखने लायक बात यह है कि इन्वेजन की पॉसिबिलिटी सिर्फ इस तरफ से है, इसीलिए हमारा ये इलाका जो है, ये इलाका ऐसा इलाका है कि ये थोड़ा सा खतरे में रहता है, टेंशन में रहता है। यहां पे हमारा है जो है काबुल के पास एक जगह है खैबर पास, खैबर पास, और कंधार के पास है बोलन पास। सिमिलरली एक और है गोमल, बट ये दोनों पास कम से कम ध्यान रखें। तो खैबर और बोलन पास, तो जितनी भी एंट्री भारत में होगी, राइट ना, जितनी भी एंट्री इन्वेजन भारत में होंगे, चाहे अगर आर्यन माइग्रेशन हुआ है तो इधर से ही हुआ है, अगर ग्रीक्स ने हम पे अटैक किया है, अलेक्जेंडर आया है तो इधर से ही आया है, अगर इंडो बैक्ट्रियंस आए हैं तो इधर से ही आए हैं, राइट है ना। लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे, है ना, कि यहाँ पे जो है आपके मर्केंटाइल एरा में वी हैड बैक्ट्रियंस, वी हैव साकास, पहलवास, कुशान, राइट ना। तो हाँ, तो साकास, पहलवास, कुशान सारे इसी डायरेक्शन से आए हैं। अगर गजनी भी अटैक करेगा, गजनी, तो गजनी का इन्वेजन भी इधर से ही है। घौरी अटैक करेगा तो घौरी भी इधर से ही आएगा, राइट। बाबर आएगा तो बाबर भी इधर से ही आएगा। हाँ, अंग्रेज इधर से आएंगे उल्टा। लेकिन कहने का मतलब कि जितने भी माइग्रेशन या इन्वेजन पॉसिबल हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसी डायरेक्शन से पॉसिबल हैं। बाकी हम लोग प्रोटेक्टेड हैं, बाकी हम लोग हिमालय से बढ़िया प्रोटेक्टेड हैं, इंसुलेटेड है। अब अगर सोचो ये ऐसे पहाड़ ना होते, हमें कहीं पे भी अटैक हो सकता होता, तो शायद हम और ज्यादा इन्वेजन फेस करते, राइट है ना, हमारे लिए और मुश्किलें होती, राइट है ना। लेकिन क्या है कि लेकिन हमको हिमालयाज ने प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर रहा है। अब ये जो सोचो कि ये जो सारी बातें हैं, है ना, कि ये सारे इन्वेजन इधर से हो रहे हैं, डोंट यू थिंक कि दिस इज डिफाइनिंग हिस्ट्री फॉर अस? राइट। मैक्सिमम जो भारत में राज्य होंगे, मैक्सिमम मतलब तो 99% जो राज्य हैं वो इसी इलाके में होंगे, कोई यहां से बाहर नहीं निकलेगा, राइट है ना। कि हाँ, बहुत ही रेयर हम देखेंगे, जैसे अशोक है अफगानिस्तान पे रूल करेगा, बहुत ही रेयर हम देखेंगे कि बहुत रेयर यहां से हमारा जो राज्य है वो बाहर की तरफ, अफगानिस्तान की तरफ पेनिट्रेट कर रहा है। क्यों? क्योंकि मुश्किल है उस साइड जा पाना, राइट। क्यों ही अटैक करना है? तो मैक्सिमम जो राज्य एग्जिस्ट करेंगे वो इसी इलाके में एग्जिस्ट करेंगे, बाहर एग्जिस्ट नहीं करेंगे। एक और जो है इसका जो रोल है हिमालयाज का रोल है मॉनसून में, राइट है ना। मॉनसून में कि जो रेन बियरिंग विंड्स आ रही हैं वो हिमालयाज रोकेगा, कहेगा यहीं बारिश करो भाई, राइट है ना। तो हाँ, तो सारी जो वाटर है, उसका वाटर कंटेंट है वो भारत को देने के लिए कौन है ना, जो है आपके हिमालयाज। पहले तो हिमालयाज अगर ना होते तो मानसून बनने में दिक्कत होती, अगर मानसून बन भी रहे होते इवन देन फिर वो चले जाते, राइट है ना। जो रेन बियरिंग विंड्स है हमारी, जो पानी में हवा में पानी है अपना, वो चला जाता, यहां बारिश नहीं करता। लेकिन उनको रोक के, बादलों को रोक के बारिश कराने का काम भी किसका है? हिमालयाज का है। तो मॉनसून में भी बड़ा रोल प्ले करते हैं, रेनफॉल में भी बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं अपने हिमालयाज। क्या ये सारी बातें हमारा जीवन डिसाइड करने वाली हैं? हाँ भाई, अगर हिमालयाज इस तरह से ना होते तो शायद डिफरेंट हिस्ट्री होती भाई, कुछ और ही जो है हमारा इतिहास होता। लेकिन हाँ, पहला जो है रोल है वो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि एक बड़ा रोल, बड़ा इंपैक्ट है किसका? हिमालयाज का। चलिए, तो खैर हमने बात करी अभी फॉर्मेशन की, हमने समझा कि हिमालयाज का रोल, इनफैक्ट हिमालयाज का एक और बड़ा अच्छा रोल है ना। चलिए आगे बात करेंगे इसके बारे में। चलिए अभी कहानी और आगे बढ़ाते हैं। तो इमरजेंस ऑफ इंडिया की हमने बात करी। नाउ तो बिफोर वी गो हेड, मैं आपको वापस याद दिला दूं आपकी टाइमलाइन, राइट है ना। कि हमने बात करी थी कि हम लोग 5 लाख एरा से, अब एक बार पढ़ा चुका हूं मैं इसको, क्विक रिवीजन, राइट है ना, क्योंकि एडवांस चैप्टर है, मैं चाहता हूं कि टाइमलाइन आपके जहन में रहे। तो 5 लाख से 10,000 BC वी हैड पालियोलिथिक। ये एज ऐसी है जहां पे ठंड पड़ रही है, आइस एज है। फूड गैदरिंग और हंटिंग हम लोग किया करते थे। अराउंड 10,000 BC बदलाव आया, हम लोग जानवर पालने लगे, माइक्रोलिथ जो है टूल्स यूज करने लग गए, दिस इज मीजोलिथिक एरा, राइट। लेकिन फिर कहीं 6,000 BC के आसपास वी हैड फिगर्ड आउट एग्रीकल्चर, खेती हम लोगों ने स्टार्ट करी है नियोलिथिक एज में। ये सब हमको पढ़ना है, लेकिन कुछ 7वें चैप्टर से आएगा ये, राइट है ना। तो हाँ, तो एग्रीकल्चर हम लोगों ने फिगर आउट कर लिया है। फिर 4000 BC के आसपास हमको कॉपर मिल गया, तो चाकोलिथिक एज आई। इसी के पैरेलल वी हैड ब्रोंज एज, राइट, विच इज इंडस वैली सिविलाइजेशन, अर्बनाइजेशन आ गया। और फिर यहां पर आते हैं आर्यंस। तो यहां पे एंट्री होती है 1500 BC के आसपास आर्यंस। तो पहला जो 1000 साल है 500 BC तक, 1500 BC से 500 BC तक वी हैड वैदिक एरा, जो 2 पार्ट में हम पढ़ते हैं, एक ऋग्वेदिक पढ़ते हैं, एक लेटर वैदिक पढ़ते हैं, राइट। ऋग्वेदिक टाइम में हम लोग चरवाहे हुआ करते थे, लेटर वैदिक टाइम में हम लोग एग्रीकल्चर करते हैं, प्लस हमारे पास आयरन भी आ चुका है, राइट ना। इसीलिए आयरन एज यहां से शुरू होती है।
प्लस 500 BC वो दौर है जहां पर फिलॉसफी में बहुत सारा डेवलपमेंट होगा कि ब्राह्मणिकल फिलॉसफी, हिंदू फिलॉसफी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, उसके साथ साथ बुद्धिज्म, जैनिज्म और भी बहुत सारे जो है कुछ 300 सेक्ट हैं जो यहाँ पे आएंगे, चरवका है, राइट, एटसेट्रा एटसेट्रा। सिमिलरली 500 से 325 BC की यहाँ पे शहरों का निर्माण हो रहा है। इट इज महाजनपदास, अर्बन टाइम है और यहाँ पे ट्रेडिंग या फिर बिजनेस स्टार्ट हो गया है। फिर आता है अशोक का समय 325 से 200, जिसे कहा जाता है मौर्यन एरा। तो मौर्यन एरा की स्टार्ट होता है, यहाँ पे हम चंद्रगुप्त को देखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक को देखेंगे। 200 से 300 CE 500 साल का दौर है, यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि दिस इज मर्केंटाइल एरा, यहाँ पे बिजनेस हो रहा है। यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास दो इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज हैं, एक सुंगास और एक सतवाहनास, राइट। मर्केंटाइल एरा में सुंगा और सतवाहनास, प्लस बाहर से इन्वेजन हो रहा है, बाक्ट्रियन, साकास, पहलवास, कशानास, ये सारे बहुत सारे लोग बाहर से हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं। सिमिलरली उसके बाद हमने बात करी कि 300 के आसपास, 300 से 600 वी हैड गुप्ता पीरियड। इसमें चंद्रगुप्ता हैं, समुद्रगुप्ता हैं, चंद्रगुप्ता 2 हैं, द्वितीय, राइट ना। तो ये सारे 3 मेन लोग हैं यहाँ पे। एक और बात जो हम लोग कल कर रहे थे कि इकॉनमी जो है यहाँ पे बूम करेगी और ये फिर आगे जाके गुप्ता पीरियड में डिक्लाइन करेगी, ऐसा हमने लास्ट चैप्टर में बात करी थी। सिमिलरली 600 के आसपास वी हैड पोस्ट गुप्ता पीरियड। तो हर्षवर्धन, पुलकेशिन II, पल्लवास, ये सब हमें दिखेंगे पोस्ट गुप्ता में, जो हम लोग मेडिवल में भी पढ़ सकते हैं और एंशिएंट में भी पढ़ सकते हैं। चलिए, तो ये कम से कम आपको कंठस्थ होना चाहिए, इतनी टाइमलाइन। अभी कौन क्या है, कितना है, सब पढ़ेंगे, एक एक करके खत्म करेंगे सब कुछ, राइट ना। तो पहुंचेंगे भाई, अभी थोड़ा लंबा सफर है, लेकिन क्योंकि इस डिस्कशन में थोड़ा सा जो है आइडिया होना चाहिए कि कहाँ की बात हो रही है, एंड दैट इज द रीजन की जो है ये हमने बात करी थी लास्ट क्लास में, राइट ना। उम्मीद है कि इसको बना लिया होगा, रट लिया होगा। ये टेम्पलेट मैंने दिया था कि इस टेम्पलेट को आप भी यूज करेंगे अपनी नोट्स मेकिंग में और थोड़ा जीवन आसान हो जाएगा। चलिए, तो खैर इस चैप्टर को अब हम इस सवाल की नजर से देखेंगे, राइट ना। यूपीएससी की नजर से देखेंगे कि यूपीएससी हमसे क्या कह रहा है। यूपीएससी कह रहा है कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ ज्योग्राफिकल फैक्टर्स टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ एंशिएंट इंडिया, ऐसा करके ये कह रहा है। अब इस सवाल को अटेंड करने के दो अप्रोच हैं। एक, हम बात कर सकते हैं कि ज्योग्राफिकल फैक्टर्स कौन कौन से हैं, और उनका एंशिएंट इंडिया के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है, ऐसे हम बात कर सकते हैं। जैसे कि इस वाले मेथड में क्या होगा, हम बात करें कि भाई माउंटेन्स का, पासेस का एंशिएंट इंडियन डेवलपमेंट में या एंशिएंट इंडिया पे क्या प्रभाव पड़ता है, रिवर्स का, मॉनसून का, राइट है ना, कि क्या प्रभाव है, उसका एग्जांपल देना पड़ेगा, राइट है ना। और मिनरल्स का, प्लस और भी आप कुछ ऐड करना चाहिए, हम कुछ मेन बातें डिस्कस करेंगे। तो इनका एंशिएंट इंडिया पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसमें एग्जांपल दे दें। इसको हम लोग रिवर्स भी खेल सकते हैं, बाय द वे रिवर्स भी पॉसिबल है। हम लोग बात करें कि पालियोलिथिक, है ना, टाइमलाइन के हिसाब से डिस्कस करें कि पालियोलिथिक के समय में ज्योग्राफी कैसे इफेक्ट कर रही है, राइट है ना। फिर जो है मीजोलिथिक, या फिर ऐसे कह लो स्टोन एज के टाइम में क्या इंपैक्ट है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम में क्या इंपैक्ट है, राइट है ना। वैदिक एरा में ज्योग्राफी कैसे हेल्प कर रही है, राइट। सिमिलरली जो है लेट्स से महाजनपदास के टाइम में। तो आप ये उल्टा भी कर सकते हैं और दोनों ही मेथड ठीक है भाई, दोनों ही मेथड में कोई बुराई नहीं है ना। कि हाँ, इस तरह से आप पैराग्राफ बनाइए, है ना, छोटे छोटे शॉर्ट पैराग्राफ बनाइए, 8-10 पॉइंट्स में आंसर खत्म हो जाएगा, राइट ना। तो हाँ, तो दोनों तरीके इसमें ठीक है, इस सवाल को दोनों तरीके से आप अटेंड कर सकते हैं। हम लोग जो अटेंड करने वाले हैं प्रोसेस, वो ये वाला फॉलो करने वाले हैं। हम उल्टा भी कर सकते हैं कि इस टाइमलाइन पे मैं आपको बताऊं कि क्या फर्क पड़ रहा है, राइट। ये भी कर सकते हैं जो हमारे लिए आसान होगा, बट हम थोड़ा बुक की लैंग्वेज में जाएंगे और इसमें समझेंगे कि हाँ भाई, पूरे भारत पे इन सब चीज़ों से क्या फर्क पड़ रहा है और एंशिएंट इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये डिस्कशन कैसा है। तो आई होप हम क्या करने वाले हैं ये आपको क्लियर है, इसी में ये पूरा चैप्टर हम लोग समझ लेंगे। चलिए, तो बात शुरू करते हैं हम लोग मॉनसून से, राइट है ना। कि चैप्टर के साथ थोड़ा चलते हैं, पहले बात करते हैं मॉनसून की, कि मॉनसून जो है, बारिश जो है ना, हम एक कृषि प्रधान देश हैं और बारिश का हमारे ऊपर खासा फर्क पड़ता है, राइट है ना। तो मॉनसून से कहानी चालू करते हैं। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ज्योग्राफिकल फैक्टर्स अफेक्टिंग एंशिएंट इंडिया। पहला पॉइंट उठा रहे हैं मॉनसून। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मॉनसून।
सो मॉनसून जो है हमारे यहाँ पे दो फेज में आता है। एक फेज ये है जिसमें मॉनसून आता है और दूसरा फेज जिसमें जाता है। लेट मी टेल यू हाउ। तो एक फेज ये होता है जिसमें हमारे यहां ये साउथ वेस्ट मॉनसून इंडिया में एंटर कर रहा है, राइट ना। इस साइड से भी एंटर कर रहा है और इस साइड से भी एंटर कर रहा है ना। जब इस साइड से एंटर करता है तो उसकी मुलाकात होती है यहां पे वेस्टर्न घाट से, या वेस्टर्न घाट से मुलाकात होती है। और यही कारण है कि वेस्टर्न घाट पे बहुत ज्यादा बारिश होती है ना। यहाँ पे आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे, अच्छी खासी बारिश दिखाई देगी। सिमिलरली इस साइड से जब आएगा तब ये चेरापूंजी वगैरह पे नॉर्थ ईस्ट एरिया में खूब बारिश करेगा। और उसके बाद इधर फुटहिल्स ऑफ हिमालयाज में, क्योंकि यहाँ पे हिमालयाज हैं, तो इधर की तरफ बारिश कराता हुआ ऐसे बढ़ेगा, है ना। तो जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा बारिश कम होती जाएगी, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे बारिश कम होगी। तो इस इलाके में तो बहुत बारिश होगी, बट जैसे जैसे आप इस साइड बढ़ेंगे बारिश कम होने लगेगी, है ना। यही बात खूबसूरत है, राइट, है ना। यहाँ जो इधर वाली ब्रांच आ रही है उसको वेस्टर्न घाट काफी हद तक कंज्यूम कर लेता है। यही कारण है कि इस इलाके में पहाड़ के इस साइड कोई बहुत ज्यादा बारिश नहीं हो रही, राइट। सिमिलरली इस साइड बहुत ज्यादा बारिश नहीं हो रही। इनफैक्ट यहां पे आपको मिलेंगे अरावलीज, और खाली अरावलीज का जो फुटहिल वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, यहां पे आपको खूब बारिश दिखेगी। इस इलाके में आपको खूब बारिश दिखेगी, राइट। लेकिन इस इलाके में कम बारिश है। जैसे जैसे इधर जाएंगे आपको कम बारिश दिखेगी। पहाड़ के उस तरफ ज्यादा बारिश नहीं हो रही है, तो इस इलाके में आपको कम बारिश दिखेगी। इनफैक्ट ये ड्रॉट प्रोन एरिया में भी आएगा, राइट। एक हॉकी जो है इन्फ्लेटेड हॉकी स्टिक जैसा लगेगा ये एरिया जब आप मैप देखेंगे। फिलहाल ज्योग्राफी से बाहर निकलते हैं, हिस्ट्री में आते हैं। सुनाओ तो व्हाट वी वांट टू अंडरस्टैंड इज कि जो रेनफॉल है, रेनफॉल का अगर आप 100 सेंटीमीटर वाला मैप देखेंगे तो ये एरिया जो है आप कह सकते हैं समवेयर कि इस इलाके में 100 सेंटीमीटर रेनफॉल। अब जब इस इलाके में 100 सेंटीमीटर रेनफॉल है तो यहां पर इरिगेशन के बिना भी खेती हो सकती है, राइट ना। इरिगेशन पे डिपेंडेंसी नहीं है। और जब यहां पर पानी ज्यादा है तो इस इलाके में आप देखेंगे राइस का कल्टीवेशन हो रहा है, या राइस का कल्टीवेशन हो रहा है। इस इलाके में जहां पे ज्यादा पानी नहीं है, सिमिलरली यहां पे जो आपको क्रॉप दिखाई देंगी, आपको जो है ड्राई क्रॉप्स दिखाई देंगी, बार्ले वगैरह दिखाई देगा, राइट ना। मिलेट्स वगैरह दिखाई देंगे कि हाँ भाई उतनी बारिश नहीं हो रही। प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये जो इलाका है, ये इलाका आपका वीट का इलाका है, कि पंजाब हो गया, वेस्टर्न यूपी हो गया, जहां पे उतनी बारिश नहीं हो रही है, तो आप एक क्लियर डिफरेंस देखेंगे कि हाँ भाई इस तरफ वीट पैदा हो रहा है, इस तरफ राइस पैदा हो रहा है, राइट ना। बिहार, बंगाल, आप जानते हैं कि राइस खाने के लिए जाना जाता है, राइट। अब ये हिस्ट्री से कनेक्ट करें वापस, तो ये जो डेवलपमेंट है, ये डेवलपमेंट हमको नियोलिथिक से ही दिख रहा है। नियोलिथिक में ही दिख रहा है कि इस इलाके में वीट का जो है कल्टीवेशन, बार्ले का कल्टीवेशन चालू हो चुका है। किसने डिसाइड किया? ये डिसाइड करी बात आपकी रेनफॉल ने। इधर राइस का कल्टीवेशन हो रहा है, किसने डिसाइड किया? राइट, राइस का कल्टीवेशन इन नियोलिथिक, इन चाकोलिथिक, राइट है ना। लिथिक एजेस में राइस का कल्टीवेशन, और उसके बाद हिस्टोरिकल एजेस में भी राइस का कल्टीवेशन इस यहाँ पे हो रहा है। यहाँ का स्टेपल फूड जो है राइस बन रहा है, इधर का स्टेपल फूड जो है वीट बन रहा है। ये किसने डिसाइड करी बात? ये बात डिसाइड करी आपके जो है रेन डिसाइड किया। सिमिलरली अनदर थिंग इज कि जब इधर बारिश ज्यादा हो रही है तो यहाँ पे एग्रीकल्चर, इस इलाके में ईस्टर्न साइड में एग्रीकल्चर भी बेटर होगा, राइट ना। एग्रीकल्चर बेटर होगा तो पॉपुलेशन भी बेटर होगी, और जब पॉपुलेशन बेटर होगी तो आपको यहाँ पे सेटलमेंट दिखेंगी, रूरल सेटलमेंट होगी, अर्बन सेटलमेंट होगी, और प्लस आगे जाके एम्पायर्स क्रिएट होंगी। तो आप रियलाइज करेंगे कि यही वाला जो पार्ट है, ये पार्ट मेनली, दिस इज द पार्ट ऑफ महाजनपदास। अब ये बात अभी रिवर के साथ एक और बार करेंगे, अब एग्रीकल्चर की बात करेंगे, बट महाजनपदास यही है। बिहार जो है, बिहार बिकम्स लाइक अ पावर सेंटर, राइज ऑफ मगध होता है। मगध से ही जो है बिंबिसारा बने,
है ना, जब महाजनपदास में जो है बिंबिसारा वगैरह, अजातशत्रु ये सारे ग्रो हुए, यहीं पे जो है महापद्म नंदा हुए, और यहीं पे जो है आगे जाके अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य हुए, राइट है ना। तो फिलहाल दूसरा जो है इनफैक्ट गुप्ता पीरियड जो है, गुप्ता पीरियड भी बिहार से ही लीड कर रहा है, राइट है ना, बिहार और थोड़ा सा अंदर एमपी की तरफ। तो यूल फाइंड कि कहीं ना कहीं रेनफॉल ने ये बात ऑलरेडी डिसाइड कर दी, ये हमारे हाथ में ज्यादा नहीं है, राइट है ना। रेनफॉल ने ये बात डिसाइड कर दी कि ज्यादा खाना, राइट है ना, ज्यादा बारिश, ज्यादा खाना, ज्यादा पॉपुलेशन, ज्यादा पावर, राइट है ना। तो हाँ, तो जो है ये क्रिएट हो सकता है, ये क्रिएट हो सकता है। तो इसने डिफाइन किया है, इसने डिफाइन किया है। तो नाउ तो मॉनसून, कमिंग बैक, मॉनसून, तो मॉनसून डिसाइडेड कि हाँ भाई वीट और राइस का कल्टीवेशन, इसमें आप बात कर सकते हैं नियोलिथिक, चाकोलिथिक एटसेट्रा, राइट है ना। मॉनसून डिसाइडेड कि हाँ भाई रेनफॉल पैटर्न, और आपको दिखाई देगा कि ईस्टर्न इंडिया है ना पावरफुल बनेगा, यहां पे आपके अर्बनाइजेशन और जो है ट्रेड सेंटर्स और पावर्स डेवलप होंगी। एग्जांपल मौर्यन एम्पायर, गुप्ता पीरियड, सब इसी जमाने, सब इसी एरिया में हो रहा है। तो इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, पावरफुल है, राइट है ना। इनफैक्ट ये बात हमने करी जो है एक तरफ के मानसून की। एक और चीज है कि जो रिट्रीटिंग मानसून है ना, कि हाँ भाई जब हमारी बारिश खत्म हो जाती है, तो बारिश खत्म होने के बाद ठंड का जो सीजन है, मॉनसून के बाद जो ठंड का सीजन है, उसमें उसके पहले क्या हो रहा है, राइट, टिल दिसंबर, कि आपका जो हवा पहले ऐसे जा रही थी, अब हवा उल्टा जाने लगती है, राइट है ना। तो हाँ, तो उल्टा जो है हवा बहने लगती है। अब जब उल्टा हवा बहने लगती है, तो ये वाली हवा तो इंटीरियर, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये वाली जो हवा है, जो बे ऑफ बंगाल से आ रही है तमिलनाडु में, ये वाली जो लाइन आप देख रहे हैं, राइट है ना, तो ये बे ऑफ बंगाल में पानी उठा लेगी और ये तमिलनाडु में फिर बारिश दे देगी। तो तमिलनाडु में विंटर रेनफॉल भी होती है, या फिर रिट्रीटिंग मॉनसून से भी आप कह सकते हैं कि यहां पर बारिश हो रही है, इसीलिए यहां पर एक और क्रॉप होगी और यहां पर भी राइस कल्टीवेशन होगा। प्लस ठंड में, जाड़ों में आप देखते हैं जनवरी में जो है दिल्ली में, यूपी में बारिश हो रही होती है। क्यों? क्योंकि इस साइड से जो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस ट्रैवल करते हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, जिन्हें जो है ज्योग्राफी पता है ना, तो दे अंडरस्टैंड कि साइक्लोन्स, राइट है ना, तो साइक्लोन्स हैं कुछ जो है वेस्टर्लीज लेकर आ रही हैं, है ना, जो है नीचे की तरफ शिफ्ट हो गई हैं, तो साइक्लोन्स आ रहे हैं और ठंड में भी बारिश देते हैं। यहाँ पे ठंड में जब बारिश हो रही, तो यहाँ पे भी कुछ और कल्टीवेशन हो सकता है, कुछ और कल्टीवेशन हो सकता है, पॉसिबल है। तो ये भी हेल्प करेगा, ये भी हेल्प करेगा, राइट है ना। लेकिन इसका हिस्ट्री के टर्म्स में जो है एक और बात हम समझेंगे कि यू रियलाइज कि इंडियन ओशियन में मॉनसून के टाइम में हवा जो है इधर जा रही है, राइट है ना, और जब मॉनसून खत्म हो रहा है तो हवा इधर आ रही है। तो इसका फायदा हमको मिलेगा ट्रेड में। तो जब यहां से जो है नाव निकलेगी, तो नाव निकलेगी मॉनसून सीजन में, है ना, खाली अपने नाव के ऊपर ऐसा करके जो है पतवार लगा देंगे वो, राइट है ना, कि नाव में ऐसे करके पतवार लगा दो। पतवार लगा दी आपने, अब ये जो हवा लगी, तो ये हवा जो है इसको खुद ही खींच कर लेके चली जाएगी इंडिया की तरफ, तो ट्रेड बढ़िया हो जाएगा। तो मॉनसून विंड्स ऑल्सो हेल्प्ड इन ट्रेड, है ना। अब ये वहां 3-4 महीना रहेगा, फिर वहां हवा पलट जाएगी, इस वाली हवा के साथ वापस आ जाएगा, राइट है ना। तो हाँ, तो मॉनसून विंड ट्रेड में हेल्प कर रही है, यस। तो मॉनसून का एक और जो पर्पस है कि मॉनसून स्टार्टेड हेल्पिंग विद ट्रेड, है ना, कि यहाँ जो मॉनसून है कि हवा के साथ जो है जहाज गया और हवा के साथ वापस आ गया। ये डिस्कवरी हुई थी जो है ऑलमोस्ट 1st सेंचुरी सीई में, 0 to 100 के आसपास ये डिस्कवरी हो गई थी, राइट है ना। और ये जो है बढ़िया ट्रेड को सपोर्ट कर देगा कि हमको हवा मिल गई है भाई, हमको ऐसा जबरदस्ती चप्पू मार के नहीं जाना पड़ेगा, राइट है ना, हवा ही लेके जा रही है, कितना बढ़िया, कितना आसान है, राइट है ना। उतने गुलाम नहीं हायर करने पड़ेंगे कि नीचे गुलाम रखे हुए चप्पू मार रहे हैं किसी तरह, राइट है ना, उनके बिना भी जो है काम हो सकता है। तो मॉनसून हैज हेल्प्ड इन ट्रेड एज वेल, यानी एग्रीकल्चर और ट्रेड, इकोनॉमी पे मॉनसून का अच्छा खासा इंपैक्ट है ना। हमारी जो इकोनॉमी है वो आज भी मॉनसून द्वारा गवर्न करी जाती है। हर साल हम सोचते हैं कि हाँ भाई मॉनसून हमारा कैसा होने वाला है इस साल कहीं अल नीनो तो नहीं है, इस साल कहीं ला नीना तो नहीं है, राइट है ना, ये सारी बातें हम सोचते हैं ना। व्हाट इज अल नीनो, ला नीना सब ज्योग्राफी में, राइट है ना, ऐसे ही नाम ले लिया मैंने, है ना, इग्नोर मारो, इग्नोर।
तो ना फिलहाल इतना समझो कि मॉनसून डिसाइड्स कि हमारा एग्रीकल्चर कैसा चलेगा, राइट। हमारी जो इतनी बड़ी एग्रेरियन जो है इकोनॉमी है, राइट, है ना, 90% जनता हमारी एग्रीकल्चर से कनेक्टेड है। तो ये 90% प्लस, तो ये जो जनता है अगर एग्रीकल्चर सही हुआ तो हाँ, तो ये लोग सही रहेंगे, राइट, है ना, सब खुशहाली रहेगी, खाने का दाम सही रहेगा, महंगाई नहीं बढ़ेगी, तो इससे फर्क पड़ेगा। फिलहाल एंशिएंट इंडिया में भी फर्क पड़ रहा था, एंशिएंट इंडिया में भी मॉनसून से फर्क पड़ रहा था, उसके एग्रीकल्चर पे फर्क पड़ रहा था और उसके ट्रेड पे भी फर्क पड़ रहा था। तो मेजर इंपैक्ट है, मेजर इंपैक्ट है। तो एक बात हमने समझी मॉनसून की बात। कहानी और आगे बढ़ाते हैं, कहानी में अब चलते हैं। तो हमने इमरजेंस ऑफ इंडिया की बात कर ली, हमने रोल ऑफ मॉनसून की बात कर ली। अब थोड़ा नॉर्दर्न फ्रंटियर्स वगैरह की हम बात करने जा रहे हैं, नॉर्दर्न बाउंड्रीज, और इसी के साथ साथ हम जो है डिस्कस करेंगे माउंटेन्स, राइट, है ना, कि माउंटेन्स को एक ही साथ थोड़ा सा देख लेते हैं कि माउंटेन का इंपैक्ट हमारे ऊपर क्या होने वाला है। तो हम बात कर रहे हैं माउंटेन्स की। तो अगला जो मुद्दा है हमारा कि हमारी हिस्ट्री पे माउंटेन्स से क्या क्या फर्क पड़ रहा है। अब इसमें अगेन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हिमालयाज, राइट, हमने डिस्कस किया कि हिमालयाज साइबेरियन विंड्स को रोक रहा है या कोल्ड विंड्स को रोक रहा है, और आप ऐसा कह सकते हैं कि हाँ, हमारे यहां के क्लाइमेट को गवर्न कर रहा है। या दूसरी हमने बात करी कि भाई इसके साथ साथ ये नदियां दे रहा है हमको बहुत सारी बात, जो है आज पेरिनियल रिवर्स हैं, परमानेंट रिवर्स हमारे पास हैं, जो साल भर बहती हैं, साल भर बहने वाली नदियां, राइट, है ना, चाहे वो इंडस रिवर सिस्टम हो और चाहे वो गंगा जमुना रिवर सिस्टम हो या ब्रह्मपुत्रा हो, ये जो सारी नदियां आप देख रहे हैं, राइट, ये जो हमारी लाइफ लाइन है, ये कहीं ना कहीं हिमालय से निकल रही है। तो एक हमने इंपैक्ट समझा इसका जो है रिवर्स। अब रिवर्स को अलग से समझेंगे, अभी रिवर्स में नहीं जा रहे, राइट। तीसरा, हिस्ट्री के सेंस में जो हमने बात करी कि भाई यहाँ पे जो एंट्री संभव है आपकी या तो खाइबर पास से या फिर बोलन पास से। तो नाउ तो हमने ये समझा कि भाई जो भी इन्वेजन जो पासेस हैं इसमें, खाइबर एंड बोलन, ये पासेस डिफाइन करेंगे इन्वेजन, जिसमें आप एग्जांपल दे सकते हैं मर्केंटाइल एरा, आर्यन माइग्रेशन, राइट, है ना, प्लस कल्चरल कांटेक्ट। ऐसा थोड़े कि खाली लड़ाई करना है, राइट, है ना, कि हाँ, जो कल्चरल कांटेक्ट है, ट्रेड है, ये भी तो होगा ना, राइट, है ना, कि हाँ, लेट्स अंडरस्टैंड कि हम इसी के थ्रू कनेक्ट होंगे, हमारा जो व्यापारी हैं वो कनेक्ट होंगे सेंट्रल एशिया से, कनेक्ट होंगे जो है अफगानिस्तान, ईरान से, तो ट्रेड करेंगे इनके साथ, ईरान के साथ, और आगे रोमन अंपायर या ग्रीक अंपायर के साथ, मिडिल ईस्ट के साथ। तो कहीं ना कहीं ये पासेस जो हैं ये ट्रेड भी डिफाइन कर रहे हैं, हमारा कल्चरल कांटेक्ट, कल्चरल इंटरेक्शन और ट्रेड भी इससे गवर्न हो रहा है, राइट, है ना। इसके अलावा समझते हैं, इसके अलावा तो एक हमने बात करी कि भाई जो है इन पहाड़ों से क्या फर्क पड़ रहा है, राइट, है ना। साथ ही साथ इन पहाड़ों में एक और बात है कि यहां पे पहाड़ के नीचे जो फुटहिल्स वाला पार्ट है, ये वाला जो इलाका है या ये वाला इलाका जो है तराई प्लेन्स, राइट, ना, जो तराई वाला इलाका ऐसा होता है कि वहां पे नदी बहुत जो है यू कैन से थोड़ा अंडरग्राउंड हो जाती है और बहुत चौड़ी नदी नहीं होती। तो गंगा नदी अगर आप तराई इलाके में देखेंगे या कोई भी नदी अगर तराई के इलाके में देखेंगे तो वहां पर वो नदी बहुत चौड़ी नहीं होगी, राइट, है ना, बहुत चौड़ी नहीं होगी, तो वहां से उसको क्रॉस करना कंपैरेटिवली इजी हो जाता है, राइट, है ना, कि हाँ भाई जो है अगर जो है आगे आप जाएंगे तो आगे गंगा नदी बहुत चौड़ी होगी, लेकिन यहाँ की साइड में तराई वाले फुटहिल्स ऑफ द हिमालयाज में आप कह सकते हैं कि नदी जो है उसकी विड्थ बहुत कम होती है, उसकी डेप्थ बहुत कम होती है, तो उसमें जो है आराम से उसको क्रॉस कर सकते हैं। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि जो है पहली बात है ना कि हम बात कर रहे हैं फुटहिल्स ऑफ हिमालयाज, तो फुटहिल्स ऑफ हिमालयाज यू रियलाइज कि ये जो है क्योंकि वहां से क्रॉस करना आसान है तो वहां से जो है आपके ट्रैवल रूट्स या ट्रेड रूट्स क्रिएट होंगे,
माइग्रेशन उसी तरफ से होगा, राइट है ना। लोग अगर रुकेंगे भी, बसेंगे भी तो वहां पे, तो हाँ, तो इसी इलाके में सेटलमेंट्स भी मिलेंगे हमको, क्योंकि वहां पे बसना आसान है। प्लस ऐसे इलाके में जंगल भी बहुत ज्यादा नहीं होता, राइट। ऐसा भी नहीं होगा कि बहुत घना जंगल है, काटना मुश्किल है, राइट। तो यहां पे सेटल करना भी कंपैरेटिवली आसान है। तो इनिशियली आप देखोगे कि इनिशियल जो हमारे ट्रेड रूट्स हैं, राइट है ना, इस इलाके को जो कनेक्ट करते हैं, राइट, वो इसी रास्ते से हमको ट्रेड रूट्स दिखाई देंगे। तो हमारे ट्रेड रूट्स फुटहिल्स ऑफ हिमालयाज पे बैठे होंगे। तो हिमालयाज के जो फुटहिल्स हैं, राइट, फुटहिल्स इज गुड फॉर ट्रेड रूट्स। फुटहिल्स में थोड़ा बहुत सेटलमेंट भी हो सकता है, या प्लस जंगल वंगल कम है, राइट है ना, तो हाँ, तो माइग्रेशन में भी हेल्प करेगा। तो फुटहिल्स के माइग्रेशन की बात आप जो है महाजनपदा में जो ट्रेड रूट्स वगैरह हैं, इसमें एग्जांपल आप दे सकते हैं कि महाजनपदा के दौरान जो लोग ट्रैवल कर रहे थे वो इन्हीं ट्रेड रूट्स में ट्रैवल किया करते थे। इनफैक्ट सेटलमेंट का एग्जांपल है कि बहुत सारे जो संघ हैं, इनफैक्ट भगवान बुद्ध भी जिसको बिलोंग करते हैं, राइट है ना, शाक्य क्लैन जो है वो भी फुटहिल्स ऑफ हिमालयाज में ही रह रहा है। तो बहुत सारे ऐसे संघ हुआ करते थे जो बेसिकली यहाँ पे रहा करते थे, राइट है ना, बहुत सारे ग्रुप्स यहाँ पे रहा करते थे, डेमोक्रेटिक हुआ करते थे। पढ़ेंगे इनके बारे में, संघों के बारे में, ये भी महाजनपदास के एरा में ही है। तो फुटहिल्स का भी रोल है, फुटहिल्स का भी जो है डेफिनेटली इसमें रोल है, राइट है ना। प्लस इसी में आपका नेपाल पड़ रहा है। नेपाल, अब ये लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि नेपाल भी है, नेपाल एक्सेसिबल है थ्रू पासेज एंड ऑल, तो उससे कल्चरल इंटरेक्शन हो रहा है। कश्मीर का एग्जांपल दिया जा सकता है, राइट है ना, कश्मीर का भी एग्जांपल दिया जा सकता है, नेपाल का भी एग्जांपल दिया जा सकता है, ये भी दे सकते हैं, राइट है ना। पर ठीक है, इतनी जो हमने बात करी इतना सफिशिएंट है ना। पहाड़ों की हम बात कर रहे हैं, पहाड़ों की थोड़ी और बात करते हैं। जैसे कि हम वेस्टर्न घाट्स की अगर हम बात करें, तो वेस्टर्न घाट जो पहाड़ है, ये वाले पहाड़ है ना, ये कहीं ना कहीं यहां पर आके केरला को इनएक्सेसिबल कर देते हैं, राइट, केरला। प्लस ये जो वेस्टर्न घाट्स वाला, ये वाला जो है, दोनों जहां पे मिल रहे हैं, ये जो केरला वाला पार्ट है, केरला वाले पार्ट में यू विल रियलाइज कि पहली बात ये थोड़ा आइसोलेटेड है, इजीली एक्सेसिबल नहीं है। इन पहाड़ों की वजह से यहां पर बहुत सारे स्पाइसेस पैदा करे जाते हैं, राइट है ना, स्पाइसेस होते हैं यहां पर। स्पाइसेस जब होते हैं तो दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड ट्रेड सेंटर। क्यों हो पाया? क्योंकि वेस्टर्न घाट्स ने इस तरीके का यहां पे माहौल क्रिएट कर दिया है। इनफैक्ट आप ऐसा कह सकते हैं कि वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट यहां पे आके मिलते हैं, तो यहीं पे आपके बहुत सारे पहाड़ हैं जो केरला को अलग कर रहा है। इनफैक्ट ये जो कोस्ट है इसे कहा जाता है मालाबार कोस्ट, मालाबार कोस्ट, राइट। इट इज नोन फॉर सेपरेट ट्रेड। तो यहां पे खूब ट्रेड हो रहा है। ये भी कहानी क्यों हो पाई? क्योंकि वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स ने केरला को इस तरीके से ब्लॉक कर दिया। इट इज नॉट एज इजिली एक्सेसिबल फ्रॉम दिस साइड, राइट ना, कि इतना आसानी से आप इसमें एक्सेस नहीं कर सकते। सिमिलरली दूसरी तरफ आप देखिए, दूसरी तरफ ईस्टर्न घाट क्योंकि टूटे हुए हैं, ईस्टर्न घाट क्योंकि टूटे हुए हैं, तो ऐसा कोई बैरियर नहीं है, आप आराम से एक्सेस कर सकते हैं। तो हाँ, तो ये कोई बैरियर नहीं क्रिएट कर रहे हैं, और इसीलिए इस तरह का बाइफर्केशन या फिर इनएक्सेसिबिलिटी आपको इस डायरेक्शन में नहीं दिखाई देती, राइट ना। तो हाँ, तो केरला का जो आप एग्जांपल ले रहे हैं, दिस इज बेसिकली इंपॉर्टेंट इन संगमेरा। यहां पे चेरास का राज्य हुआ करता था, या तो एक हम बात कर सकते हैं माउंटेन्स में वेस्टर्न घाट की, और इसमें एग्जांपल दे सकते हैं हिमालयास का, सॉरी, केरला का। दिस इज विद रिस्पेक्ट टू संगमेरा। प्लस अनदर थिंग इज कि हाँ, जो विंध्यास है बीच में, विंध्यास हालांकि बहुत ऊंचे तो नहीं है, बट विंध्यास ऑल्सो बिहेव लाइक अ कल्चरल डिवाइड। विंध्यास के ऊपर का इंडिया या ऊपर का कल्चर जो आप बेसिकली आप कहते हैं नॉर्थ इंडिया, तो जो नॉर्थ इंडियन कल्चर है बेसिकली आपको विंध्यास के ऊपर दिखाई देगा, और विंध्यास के नीचे जो कल्चर है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। वी आर नॉट सेइंग कि एंटायरली डिफरेंट है, ऑफ कोर्स देयर आर लॉट ऑफ सिमिलैरिटीज, देयर इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी ऑफ कोर्स, बट स्टिल विंध्यास समवेयर बिहेव्स एज अ कल्चरल डिवाइड।
राइट है ना कि हाँ भाई ऊपर का कल्चर जो है काफी आपको डिफरेंट दिखाई देगा, नीचे का कल्चर जो है आपको काफी डिफरेंट दिखाई देगा। तो हाँ, तो विंध्यास बिहेव्ड एज अ कल्चरल डिवाइड, हाँ भाई ये भी है। इनफैक्ट अगेन महाजनपदास का एग्जाम्पल हम यहां पे ले सकते हैं कि हाँ भाई आप जितने जो है अर्बन सेंटर्स देखेंगे, चाहे वो मगध हो, अंग हो, कोसाला हो, काशी हो, अवंती हो, सारे नॉर्दर्न साइड में। इसके नीचे सिर्फ एक जो है आपको महाजनपदास दिखाई देता है, वो है अस्माका। राइट, तो साउथ इंडिया में आपको सिर्फ और सिर्फ एक जो है आपको महाजनपदा दिखाई देगा, बाकी सारे के सारे महाजनपदा 15 महाजनपदा आपको यहां दिखाई देंगे, एक महाजनपदा आपको यहां दिखाई देगा। तो ये कल्चरल डिवाइड की तरफ बिहेव कर रहा है, ये कल्चरल डिवाइड की तरफ बिहेव कर रहा है। अगेन महाजनपदा का एग्जांपल दिया जा सकता है, राइट। प्लस अ लॉट ऑफ ट्राइब्स एंड ऑल, राइट है ना, बहुत सारे ट्राइब्स को जो है ये इस इलाके में आपको बहुत सारी ट्राइब्स मिलेंगी, ट्राइब्स। और ये जो ट्राइब्स हैं, राइट, ये आज भी एग्जिस्ट कर रही हैं, बट दिस कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज एन एग्जांपल फॉर स्टोन एज। इसी इलाके में भीमबेटका है, इसी इलाके में हथनौरा है, राइट है ना, तो स्टोन एज के लिए भी इसको यूज किया जा सकता है। इसका एग्जांपल स्टोन एज के लिए भी दिया जा सकता है, स्टोन एज के लिए भी ये एरिया बढ़िया है। नाउ बिफोर वी टॉक अबाउट जो है एनीथिंग एल्स, थोड़ी सी बात समझो कि स्टोन एज में आपको जो है जब पाषाण काल है तो आपको जीवन में क्या चाहिए, पाषाण चाहिए, पत्थर कहाँ मिलेगा, छोटे छोटे पहाड़ों पे, राइट है ना। तो आप पाएंगे कि जो आपकी स्टोन एज हुआ करती है, स्टोन एज की मैक्सिमम साइट कहीं पहाड़ के आसपास है ना। पहाड़ भले कोई 8000 फीट का पहाड़ भले ना हो, छोटा सा पहाड़ हो जिसमें से पत्थर तोड़े जा सकते हो, राइट है ना। हर तरह का पत्थर इंडिया में मिल रहा है, तो हाँ, तो जो पत्थर मिल रहा है कहीं ना कहीं हमारी स्टोन एज को सपोर्ट कर रहा है। हाँ भाई, हमारी स्टोन एज को सपोर्ट कर रहा है ना। इस तरह के रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं। तो हाँ, तो विंध्यास के आसपास भी आपको बहुत सारी ऐसी साइट्स मिलेंगी, आदमगढ़ मिलेगा, भीमबेटका मिलेगा, हथनौरा मिलेगा, ऐसी बहुत सारी साइट्स आपको जो है स्टोन एज की विंध्यास के आसपास मिलेंगी, राइट है ना। पेंटिंग वगैरह मीजोलिथिक के लिए भीमबेटका काफी फेमस जो है साइट है, तो विंध्यास का भी एग्जाम्पल दिया जा सकता है, विंध्यास का भी एग्जाम्पल दिया जा सकता है। चलिए अगेन चलिए, तो ये ठीक है, अभी हमने मेन पहाड़ों की बात कर ली, राइट। सिमिलरली एक और हम बात यहीं पे कर सकते हैं कि अरावलीज जो रेंज है, राइट है ना, अरावलीज। तो अरावलीज अब ये थोड़ा सा हम बात करेंगे एज अ पॉलिटिकल फ्रंटियर, राइट है ना, कि हाँ भाई अरावलीज जो है, अरावलीज कहीं ना कहीं डिसाइड कर रहा है कि भाई इस तरफ इसके क्या है, इस तरफ आपको दिखेगा डेजर्ट, राइट है ना, और इस तरफ आपको दिखेगा थोड़ा सा इरिगेटेड एरिया या फिर जो है एग्रीकल्चरल एरिया। तो राजस्थान की जो ज्योग्राफी है वो अरावलीज काफी हद तक डिफाइन कर रहा है, यस। तो अरावलीज का एग्जाम्पल आप विद रिस्पेक्ट टू राजस्थान दे सकते हैं, राइट है ना, कि हाँ राजस्थान का जो ओवरऑल डेवलपमेंट है वो कनेक्टेड है जो है अरावलीज से। सिमिलरली विंध्यास जो है वो कनेक्टेड है मध्य प्रदेश से, राइट है ना, तो मध्य प्रदेश की उसमें बात कर सकते हैं। चलिए फिलहाल अभी और बातें करते हैं आगे। तो एक हमने बात करी जो है माउंटेन्स की, मेजर डिस्कशन जो हमें माउंटेन्स के बारे में लिखना चाहिए, वी हैव सीन, राइट, इससे ज़्यादा क्यों ही लिखेंगे, राइट है ना। तो हाँ, तो मेजर हमने बातें कर ली। तो नॉर्दर्न बाउंड्रीज हिमालयाज की हमने बात करी, हमने रेंजेस की जो है पासेस की बात करी कि सुलेमान और किरथार की हम बात कर रहे थे, उसमें पासेस वगैरह एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये सारा हम डिस्कशन कर रहे थे, राइट है ना। तो हाँ, तो ये देखिए कि भाई एक तरफ जो है इंडस रिवर का जो पूरा सिस्टम है, राइट, सतलज, रावी, चेनाब, झेलम, है ना, ये पूरा सिस्टम भी हिमालय से निकल रहा है, और दूसरी तरफ गंगा का जो पूरा सिस्टम है यमुना के साथ, ये पूरा सिस्टम भी हिमालय के साथ निकल रहा है। तो नदियां होने से जो है ये पूरा एरिया जो है, चाहे वो ये एरिया हो, चाहे वो पंजाब एरिया हो, राइट, पूरा एरिया डेवलप हो पाया है, यस। बाकी हमने पासेस की बात करी, 2 वे पासेस एग्जिस्ट करता है, राइट। कश्मीर और नेपाल हम कह रहे थे, फुटहिल्स ऑफ हिमालयाज की बात कर रहे थे कि तराई रीजन है, राइट, उसे क्रॉस करना आसान पड़ेगा। चलिए, तो हमने माउंटेन्स का मेजर डिस्कशन कर लिया है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिवर्स, है ना, कि रिवर्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो तीसरा जो मुद्दा हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं इज रिवर्स। अब रिवर्स यहाँ जगह कम है तो मैं दूसरी साइड इस्तेमाल करूंगा, आप लोग उसी में कंटिन्यू कर सकते हैं जैसे भी आप चाहें। ना रिवर्स, ना एक बार सोचते हैं कि रिवर्स क्या 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 कर सकती हैं, राइट है ना। तो हाँ, तो रिवर्स हमें कैसे कैसे हेल्प कर सकती हैं। तो पहली बात, रिवर जो है, रिवर अपने साथ जो है बहुत सारी मिट्टी लेकर आती है ना, नया नया फाइन एलुवियल, फर्टाइल एलुवियल लेके आती है। तो कहीं ना कहीं रिवर जो है
उसका जो एरिया होगा, बेसिन होगा, रिवर डिफाइंस फर्टिलिटी, उपजाऊ होगा, फर्टाइल होगा, है ना। दैट फर्स्ट थिंग कि फर्टिलिटी होगा, है ना, फर्टाइल होगा। जब फर्टाइल होगा तो वहां पे एग्रीकल्चर बढ़िया हो सकता है, खेती बढ़िया हो सकती है, लोग रह सकते हैं, है ना। तो रिवर डिफाइन करेगा, बहुत कुछ डिफाइन करने वाला है। दूसरा अगर रिवर है तो आप उससे इरिगेशन कर सकते हैं, कैनाल वैनाल, नहर वहर खोद सकते हैं भैया, राइट, है ना। इरिगेशन भी हो सकता है, कनाल खोद सकते हैं आप, या कनाल खोदा जा सकता है। प्लस रिवर का एक और जो बेहतरीन जो है यूज है, देखो इनिशियली क्या था कि हमारे पास इतनी क्षमता नहीं थी और इतने इक्विपमेंट नहीं थे, इतनी मैन पावर नहीं थी कि हम लोग जंगल काट काट के रोड बनाएं। आज तो भाई ठीक है, आप जो है रोड्स बना रहे हैं, लैंड एक्विजिशन कर रहे हैं, रोड एक्सपैंड करते रह रहे हैं, राइट, एक्सटेंड करते रह रहे हैं, लेकिन उस समय क्या इतनी हमारे पास क्षमता थी एंशिएंट इंडिया में? नहीं। तो रिवर का एक और जो इंपॉर्टेंट पर्पस है वो है आपका ट्रेड या ट्रांसपोर्ट, क्योंकि नदी पे नाव खे के एक साइड जाना वापस आना ये कंपैरेटिवली इजी है, ज्यादा सामान आप लेके आ जा सकते हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द इंडस वैली एरा, है ना, इंडस वैली हड़प्पन एरा से ही, इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम से ही आप देखेंगे कि नदियों का इस्तेमाल एज अ ट्रांसपोर्ट मीडियम भी हो रहा है। तो ट्रांसपोर्ट जो हो रहा है, ट्रांसपोर्ट ट्रेड के पर्पस से भी हो रहा है, और आगे हम समझेंगे कि हाँ मिलिट्री पर्पस से भी हो रहा है ना। समझते हैं ये सारी बातें, बट मिलिट्री पर्पस से भी जो है ट्रांसपोर्ट हो रहा है, यस, है ना। तो इंपॉर्टेंट है भाई। इनफैक्ट जब अशोका ने अपने पिलर्स बनाए तो अब इतना भारी भारी पिलर कहां वो जो है गाड़ी पे लेके जाता, है ना, नहीं पॉसिबल था। तो वो जो पिलर्स, अशोका के जो स्तंभ आप देखते हैं, पिलर्स देखते हैं, वो उसने नदियों से ट्रांसपोर्ट कराए, राइट, है ना। यहाँ भी गंगा नदी पे जो है, नदी पे रखो, उस पर रखो, जो है नाव पे रखो, लेके जाओ जहां जाना है, जहां लगाना है लगाओ। तो यहाँ पे मिलिट्री, है ना, आर्मी भेजनी हो तो हाँ, कहाँ पैदल भाग के जाओगे, जल्दी से नाव में बिठाओ और जो है भेज दो जहां भेजना है। तो हाँ, तो ये आसान हो जाएगा, ये आसान हो जाएगा। तो इसके लिए है यस। प्लस रिवर का एक और फंक्शन है बाउंड्री सेट करना, है ना, फ्रंटियर सेट करना, कि हाँ भाई हमारे राज्य की जो है ये है, क्या बोलते हैं, बाउंड्री है, ये लेट से गंगा नदी है या फिर लेट से यमुना नदी है। अब यमुना नदी के पार जाने की हमारी भी क्षमता नहीं है और पड़ोसी की भी क्षमता नहीं है, तो पड़ोसी राजा उधर राज्य करेगा, हम इधर राज्य करेंगे। भाई एक चौड़ी सी नदी है भाई, राइट, है ना, कि लेट से गंगा बह रही है। तो कोई छोटा सा अगर राज्य, बहुत बड़ा राज्य है ना, अफोर्ड कर सकता है तो ठीक है, कोई छोटा सा राज्य यहां पर है, कहेगा भाई चुपचाप राज्य करते रहो, उधर जाने की जरूरत नहीं है। उधर कोई अपना छोटा राजा है, कहेगा चुपचाप राज्य करते रहो। तो गंगा या ये रिवर क्या बन जाएगी, ये बाउंड्री बन जाएगी कि नदी के इस पार भैया हमारा राज्य है, नदी के उस पार तुम्हारा राज्य है, विच इज लॉजिकल एज वेल, कि हाँ मैं अपनी सेना लेके क्रॉस करने की कोशिश करूं, राइट, है ना, कि पता चला तुमने यहाँ पानी में मार दिया हमको, राइट, है ना, तो यहां से नदी क्रॉस करके जाएं, तुम पे अटैक करें, मुश्किल काम है। अगर बहुत पैसे वाला आदमी है, मजबूत बोट्स बना सकता है, कुछ ऐसा जुगाड़ कर सकता है, तो ठीक है भाई, कर देगा, राइट, है ना, एक्सपैंड कर देगा, इस राज्य को अपने अंदर ले लेगा। लेकिन अगर ये उतना स्ट्रांग राज्य नहीं है तो कहेगा भाई यहीं इस पार जो है हम रहेंगे, उस पार तुम रहोगे, राइट, है ना, सिंपल है। और ऐसा हमें हिस्ट्री में बहुत बार देखने को मिला है। या चलिए, तो अब जो है इसका थोड़ा एप्लीकेशन देखते हैं। सुनाओ, एक और बात समझो कि लेट से कोई नदी है, मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, रियल टाइम एग्जांपल, कि लेट से जो है गंगा किनारे एक जगह है काशी। अब लोग क्या है कि हाँ, लोग काशी जो है, काशी से मान लो काशी में कपड़ा बहुत अच्छा बनता था, राइट, तो वहां पे कॉटन क्लोथ बहुत बढ़िया बुने जाते थे। तो क्या हुआ, आसपास के जो लोग हैं, राइट, आने लगे, और इनफैक्ट सबसे ज्यादा लोग जो फेमस जब हो गया तो सबसे ज्यादा लोग नदी से आने लगे, इधर से भी। अब काशी से सामान खरीदते चले जाते थे, राइट, है ना, काशी से सामान खरीद के चले जाते थे, काशी से सामान खरीदते थे और चले जाते थे। तो इससे क्या हो रहा है कि हाँ, धीरे धीरे काशी जो है फ्लरिश करने लग रहा है, वहां पे मार्केट बन गई है, राइट ना, और भी चीजें बिक रही होंगी, तो ये मार्केट बन गया, पैसा आने लगा, तो धीरे धीरे जो है ये जो शहर है ये बड़ा होने लगेगा, है ना, ज्यादा इंपॉर्टेंट होने लगेगा, पावरफुल होने लगेगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि हाँ, ये अपने आप में एक पूरा राज्य बन जाएगा, पूरा एक स्टेट क्रिएट हो जाएगा, इतना पावरफुल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हाँ, इस ट्रेड की वजह से पैसा बहुत आ रहा है,
राइट, ये ग्रो कर रहा है ना, बढ़िया ग्रो कर रहा है। तो ये चीज हम ऑब्जर्व करेंगे कि हाँ भाई जो है ट्रेड रूट पे होने की वजह से या नदी के किनारे हमको बड़े बड़े टाउन्स देखने को मिलेंगे। एक अच्छा टाउन जो होगा या बसाया भी गया हो या क्रिएट हुआ हो, सारे नदी के किनारे होंगे। क्यों? क्योंकि अगर टाउन नदी के किनारे है तो वहां से सामान ले जाना आसान है, सामान लाना आसान है, आर्मी को लाना आसान है, आर्मी को ले जाना आसान है। तो यू विल फाइंड कि नदी किनारे यू ऑल्सो फाइंड अ लॉट ऑफ टाउन्स, जैसे कि काशी, जैसे कि हस्तिनापुर, जैसे कि पटना, पाटलिपुत्र, या तो हमने अभी फंक्शन समझे। अब इसका एप्लीकेशन देखते हैं मैप पे कि हाँ भाई इसका एप्लीकेशन कैसा दिखाई दे रहा है। तो नाउ तो लेट्स गो अहेड। या तो हम बात कर रहे हैं रिवर्स जो है और उससे रिलेटेड सेटलमेंट एंड ऑल, इसका डिस्कशन कर रहे हैं। चलिए तो नाउ यहां से बात शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले बात शुरू करते हैं हम लोग इंडस रिवर से। राइट, इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। अब इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज पहला मुद्दा, ये मैप हम खुद ही बना लें क्या? बेटर होगा। चलिए पहले इंडस रिवर सिस्टम की बात करते हैं। इंडस सिस्टम की अगर हम बात करें, ये सिस्टम नाउ इंडस रिवर सिस्टम, ये जो सिस्टम है ये ऑफ कोर्स फर्टिलिटी प्रोवाइड कर रहा है एंड इसी फर्टिलिटी की वजह से, इन्हीं चीज़ों की वजह से इस इलाके में एक ज़माने में इंडस वैली सिविलाइजेशन ग्रो कर पाया। क्यों? क्योंकि इस फर्टिलिटी की वजह से यहां पर एग्रीकल्चरल सरप्लस है। राइट है ना, भरपूर प्रचुर मात्रा में खेती हो रही है। राइट है ना, प्लस फर्टिलिटी भी है और ट्रांसपोर्ट भी है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की ग्रोथ जो है उसका नाम ही है इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो अगर ये एग्जांपल नहीं देंगे तो क्या एग्जांपल देंगे? राइट है ना, तो हाँ, तो सबसे पहले हम यही एग्जांपल देंगे। दूसरा जो है इसी इलाके में ऋग्वेदिक एरा में वी फाइंड जो आर्यंस हैं, राइट, आर्यंस वो भी इसी इलाके में सेटल हुए हैं। क्यों? क्योंकि पहली बात तो बाहर से आए हैं। राइट है ना, तो उनको सबसे पहले यही इलाका मिला, फर्टाइल इलाका है, राइट, बढ़िया हरियाली है, तो यहीं पे रहो। तो ऋग्वेदिक आर्यन सबसे पहले आके यहीं इसी इलाके में सेटल हो गए। नाउ अब आर्यंस जब एक बार यहां पे सेटल हो गए ऋग्वेदिक एरा में 1500 से 1000 के बीच में, बट विद टाइम दे रियलाइज्ड कि भाई इससे भी ज्यादा बढ़िया हमें कहां सपोर्ट सिस्टम मिलेगा, हमको इससे बढ़िया सिस्टम मिलेगा कहां पे? इस इलाके में मिलेगा। तो विद टाइम दे हैव मूव्ड इनटू कि हाँ इस इलाके में से निकलकर वो इस इलाके में चले गए। अब इसको थोड़ा हम खुद ही बनाएंगे। तो ऋग्वेदिक एरा आर्यंस जो हैं, पहले आर्यंस यहां पर हैं ऋग्वेदिक एरा में, बट देन दे रियलाइज कि भाई ज्यादा बढ़िया सिस्टम क्रिएट होगा आपके गंगा जमुना में। और लेटर वैदिक एरा में दे हैव माइग्रेटेड टू दिस एरिया। गंगा रिवर सिस्टम में, है ना, तो हाँ, तो गंगा यमुना रिवर सिस्टम में ले आए या गैंजेटिक प्लेन में चले आए। रीजन अगेन फर्टिलिटी, गैंजेटिक सिस्टम है तो फर्टिलिटी है, और एग्रीकल्चर ज्यादा हो सकता है। और यहीं बसते बसते यही जो रिवर सिस्टम है ये ट्रेड रूट की तरफ बिहेव करेगा, और एग्रीकल्चर के साथ साथ ये यहां पे ट्रेड भी हो रहा है। तो इसी इलाके में यू फाइंड डेवलपमेंट ऑफ, अभी हमने बात करी थी महाजनपदास, राइट है ना, इसी इलाके में यू विल सी स्टार्ट ऑफ जो है नंदा एम्पायर, नंदाज एंड लेटर ऑन मौर्यंस। या तो ये कोर सेंटर क्रिएट हुआ कि हाँ भाई आपके जो है महाजनपदास भी यहीं क्रिएट हो रहे हैं। मगध अंपायर की शुरुआत भी जो है यहीं से हो रही। मगध अगर इतना बड़ा राज्य क्रिएट हुआ है तो वो बेसिकली ऐसे ही क्रिएट हुआ है कि हाँ, पहले हमने बात करी इंडस वैली सिविलाइजेशन में कि इंडस सिस्टम इंपॉर्टेंट था,
ऋग्वेदिक एरा में इंडस सिस्टम इंपॉर्टेंट था, लेकिन लेटर वैदिक एरा में 1000 बीसी के पास आते आते 1000 बीसी के पास आते आते 1000 to 500 वी हैव लेटर वैदिक एरा, और 500 से 300 वी फाइंड महाजनपदास आ गए, राइट, नंदा एम्पायर आ गई। तो इस तरह से ये रिवर सिस्टम डिफाइन कर रहा है। हाँ, ये रिवर सिस्टम डिफाइन कर रहा है कि हाँ, ये रिवर सिस्टम उसको जो है फर्टाइल प्लेन प्रोवाइड कर रहा है, एग्रीकल्चर प्रोवाइड कर रहा है। अभी हमने बात करी कि इस इलाके में बारिश भी अच्छी है, तो ये तो जन्नत है, राइट, है ना, यहाँ रहने में मजा आएगा, है ना, तो यहाँ पे लोग रह रहे हैं, बहुत ज्यादा रह रहे हैं, तो ये हमें एक डेवलपमेंट दिखाई देगा। सिमिलरली अगेन दूसरा, अब इसी में कुछ और एग्जाम्पल्स जो है हम लें, इसमें और एग्जाम्पल लेते हैं। तो हमने एक बात करी इंडस की, हमने एक बात करी इंडस सिस्टम की, दूसरी हमने बात करी कि भाई इंडस से मूव कर गए गंगा रिवर सिस्टम में, राइट, है ना। कहानी और आगे बढ़ाते हैं और नदियों की बात करते हैं। तो ना जैसे नर्मदा देखो, नर्मदा, अभी जो नर्मदा है, यू रियलाइज कि नर्मदा जो है वो नदी है जहां पर पुलकेशिन हरा देगा, पुलकेशिन, तो पुलकेशिन का इस इलाके में राज्य हुआ करता था, तो पुलकेशिन जो है हरा देगा हर्षवर्धन को। तो नर्मदा नदी बिहेव्स लाइक अ बाउंड्री, कि नर्मदा के ऊपर सर आप रहिए, राइट, है ना, आप सकल उत्तर पथ नाथा हैं, ऊपर राज्य करिए, और नर्मदा के नीचे वाला जो पार्ट है उसमें हम राज्य करेंगे। सिमिलरली एक और नदी है तुंगभद्रा, राइट, है ना, इसे कृष्णा नदी की ट्रिब्यूटरी है तुंगभद्रा, या कृष्णा नदी के साथ है तुंगभद्रा। अभी जो तुंगभद्रा नदी है, तुंगभद्रा नदी, यू रियलाइज कि तुंगभद्रा नदी अगेन इट बिहेव्स एज अ बाउंड्री, कि पुलकेशिन तुंगभद्रा नहीं पार कर पा रहा है, तुंगभद्रा के इस साइड पल्लवास हैं, राइट, है ना, तो हाँ, तो पल्लवास है ना, पुलकेशिन एक बार जीतेगा भी, लेकिन नीचे पल्लवास का राज्य है और ऊपर पुलकेशिन का राज्य है, तो पल्लवास, पुलकेशिन, हर्षवर्धन, राइट, है ना। तो हाँ, तो ये क्या है, ये हम बात कर रहे हैं एग्जांपल बाउंड्री की, हाँ, कि ये पॉलिटिकल बाउंड्री की तरह बिहेव हो रहा है। अगेन कावेरी नदी सिस्टम देखा जाए, कावेरी नदी, यहां पे हमको एक कावेरी नदी दिख रही है ना। कावेरी तमिलनाडु में, केरला में इट इज एज इंपॉर्टेंट कि जैसे नॉर्थ इंडिया में गंगा की बात होती है, तो जैसे गंगा नदी जो है इंपॉर्टेंट है आपकी नॉर्थ इंडिया में, वैसे ही कावेरी नदी इंपॉर्टेंट है आपकी साउथ इंडिया में। नाउ कावेरी नदी यू रियलाइज कि हाँ, दिस ऑल्सो बिकेम अ सीट ऑफ पावर, कावेरी नदी, राइट, है ना, कावेरी ऑल्सो बिकेम अ सीट ऑफ पावर फॉर द सेम रीजन, जैसे ऊपर गंगा नदी जो चीजें प्रोवाइड कर रही है कि हाँ भाई फर्टाइल एरिया है, इरिगेशन हो सकता है, एग्रीकल्चर बढ़िया हो रहा है, ट्रेड प्रोवाइड कर रहा है, तो हाँ, इसी इलाके में एंशिएंट इंडिया में हम बहुत सारी चीजें देखेंगे। इसी में एंशिएंट इंडिया में आप देखेंगे कि इसी इलाके में यू हैव चोलास, अगेन संगमेश, राइट, यहीं पे वैगई नदी है, उस नदी पे हम देखेंगे वैगई पे, राइट, एक और रिवर है वैगई, उस पे मदुरई पड़ता है, इसमें हम देखेंगे कि चेराज इसके ऊपर बैठे हुए हैं, राइट, है ना, कि हाँ, ये नदी जो है ये चेराज का राज्य डिफाइन कर रही है, चोलास का राज्य डिफाइन कर रही है कावेरी नदी, कावेरी और आसपास का इलाका, प्लस इनफैक्ट कृष्णा और गोदावरी के बीच में, चलो पहले वाली बात कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहां पे हमें बहुत सारे सेंटर्स का डेवलपमेंट दिखाई देगा इस इलाके में। विल फाइंड कि ये जो इलाका है दिस इज टेक्निकली कोरोमंडल कोस्ट, चोलामंडलम कोस्ट से नाम आता है, कोरोमंडल कोस्ट, एंड इट इज ड्रेन्ड बाय मल्टीपल रिवर्स, बड़े बड़े सेंटर्स हैं यहाँ पे, तो यहीं पर हमको दिखाई देंगे अच्छे पोर्ट्स, हमको दिखाई देगा अरिका मेडू एक पोर्ट है, एक आपने महाबलीपुरम का नाम सुना होगा, महाबलीपुरम, प्लस एक और नाम है कावेरी पट्टनम। तो यही सेंटर्स आपको, यहीं पे पोर्ट्स दिखाई देंगे, यहीं पे आपको महाबलीपुरम चेन्नई के पास, कावेरी पट्टनम, अरिका मेडू, इस तरीके के आपको पोर्ट्स भी यहीं पर दिखाई देंगे, राइट। तो बहुत सारे टाउन्स, बहुत सारे पोर्ट्स इस इलाके में क्रिएट होंगे, बिकॉज यहां पे भी हमारे पास वैसा ही सिस्टम है, कावेरी नदी और वैगई नदी यहां पे इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली अगेन वापस आते हैं,
अब जैसे कि कृष्णा नदी, नॉट अप टू द स्केल बट एनीवे, कृष्णा नदी। अब यूल रियलाइज कि कृष्णा और गोदावरी के बीच में, कृष्णा और गोदावरी के बीच में वी हैव दिस रीजन विच इज आंध्रा। आंध्रा अब दो नदियों के बीच में है तो ये भी फर्टाइल है, राइट है ना, बढ़िया ग्रो करेगा, सतवाहनास का राज्य होगा यहाँ पे, है ना। तो हाँ, तो सपोर्ट कर सकते हैं, तो हाँ ये सतवाहनास के लिए इंपॉर्टेंट होगा, सतवाहनास। प्लस एक अभी हम आगे पढ़ेंगे कि यहीं पर लेड मिलता है, लेड, इस इलाके में लेड मिलता है, आयरन मिलता है, तो ये दोनों ही सतवाहनास के लिए हेल्पफुल होगा। आयरन का बहुत सारा सामान सतवाहनास बनाएंगे, लेड के कॉइन्स बनाएंगे सतवाहनास, राइट ना। तो हाँ, तो ये सतवाहनास की हिस्ट्री डिफाइन करेंगे। यस, सतवाहनास बाय द वे कौन से एरा में आते हैं आपको बताना है कमेंट में, है ना। देखें कितने लोगों को पता है भाई, राइट, क्योंकि शुरू में पढ़ाया है भाई, कल पिछली क्लास में पढ़ाया है, शुरू में बात करी थी हमने। तो सतवाहनास अगेन ये जो टॉपिक है, जैसा कि मैंने कहा कि एडवांस डिस्कशन है, पेशेंस के साथ सुनो। ये जो मैं लिख रहा हूं लिख लो, ये सारी चीज़ हमको पढ़नी है। सतवाहनास पढ़ेंगे, आंध्रा की बात करेंगे, लेड की बात करेंगे, वहाँ पे पढ़ाऊंगा कि लेड का कॉइन वाइन वो बना रहे हैं, आयरन के आर्टिफैक्ट्स उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। करीमनगर करके एक जगह है यहीं पे, राइट है ना, जहाँ पे कटलेरी बन रही है ना, बहुत बढ़िया कटलेरी बन रही है सतवाहनास की, बहुत फेमस है। सिमिलरली जब संगम एज पढ़ेंगे तो हम इन सब की बात करेंगे, यहाँ पे चेरास कौन है, चोलास कौन है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट है ना, कि यहाँ पे कैसे जाना जाते हैं, कौन कौन सी किताबें हैं, संगम क्या है, ये सारा डिस्कशन करेंगे। तो ये सब फिर आएगा मेडिवल में। जब चोला पढ़ोगे तो फिर इसी इलाके की बात करेंगे, क्योंकि चोलास दो बार हैं, एक बार एंशिएंट इंडिया में है और एक बार मेडिवल इंडिया में है। चलिए अगेन नदियों की बात हम कर रहे हैं, तो रियलाइज कि हाँ जो है नदियां, जैसे कि कृष्णा नदी की एक और जो है ट्रिब्यूटरी है विच इज भीमा, राइट, लेट्स से दिस इज भीमा। भीमा नदी, भीमा, राइट है ना, भीमा। यू फाइंड कि हाँ ये नदी और तापी नदी, तापी को एक और नाम दिया गया है दमन गंगा, दमन गंगा। इसके तरफ पड़ता है, इनके बीच पड़ता है, ये जो इलाका है इनके बीच पड़ता है महाराष्ट्र। यानी यहां भी जो नदियां हैं वो पॉलिटिकल बाउंड्री की तरफ बिहेव कर रही हैं। यस, प्लस मैंने आपको ऑलरेडी बताया था तुंगभद्रा के बारे में, एक और नदी है तुंगभद्रा, राइट। प्लस भीमा नदी के दूसरी तरफ आप देखोगे इस साइड में, साउथ साइड में, तो यू फाइंड कर्नाटका। तो भीमा नदी इज बिहेविंग एज अ पॉलिटिकल बाउंड्री, ऐसा भी हमको दिखाई देता है, कर्नाटका दिखाई देगा आपको। या सिमिलरली गोदावरी और महानदी के बीच में एक और नदी है ऊपर, महानदी, महानदी, यहां पे आपको मिलेगा कलिंगा, दिस इज कलिंग एरिया। अब कलिंग जो है आपका इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न पीरियड में रेलेवेंस है, मॉडर्न पीरियड, और प्लस अगेन मर्केंटाइल एरा में यहां पे एक राजा हुए जिनका नाम है खरवेला, खरवेला राजा हुए, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। हाँ भाई ये भी जो है इंपॉर्टेंट है। चलिए तो अगेन एक बार क्विक व्यू जो है रिवर्स की हम जो बात कर रहे हैं, राइट। हम तो एक तो हमने समझा इंडस रिवर, इसको हमने कनेक्ट किया इंडस वैली सिविलाइजेशन। अगेन दिमाग में रखो कि मेंस में हम क्या बताएंगे, है ना, जो है प्रीलिम्स के तो आंसर दे ही दोगे, लेकिन हाँ मेंस में हम क्या बताएंगे, क्या क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं। और ऑल्सो हमें इतने सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी नहीं इवेंचुअली, बट एक बार जब पढ़ रहे तो ठीक से पढ़ लें कि हम समझ लें पूरे मैप में। तो हाँ, तो ये जो इलाका हमने बात करी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, आर्यंस इनिशियली आए तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, आर्यंस फिर यहाँ पे माइग्रेट कर गए, यहाँ पे माइग्रेट कर गए, यहाँ रहने लगे, तो यहाँ पे क्रिएट हुए क्या, महाजनपदास, यहीं पे क्रिएट हुई क्या, एम्पायर्स, राइट है ना, बढ़िया एम्पायर्स क्रिएट होने लग गए यहाँ पे, ये बात हमने समझी। फिर दूसरा हमने समझा कि हाँ भाई नीचे की तरफ चलते हैं थोड़ा, कि हाँ भाई जैसे नर्मदा नदी है, तो नर्मदा नदी हमने बात करी कि ये जो है हर्षवर्धन और पुलकेशिन के बीच में बाउंड्री थी। सिमिलरली तुंगभद्रा जो है ये हर्ष, पुलकेशिन और पल्लवास के बीच की बाउंड्री थी। सिमिलरली हमने बात करी कि भाई यहीं कृष्णा नदी में एक और नदी है भीमा नदी, उसके ऊपर महाराष्ट्र है, उसके ऊपर महाराष्ट्र है और उसके नीचे कर्नाटका है। प्लस ये जो इलाका है ये भी फर्टाइल इलाका है, आंध्रा में आ रहा है, इंपॉर्टेंट है, यस इंपॉर्टेंट है।
प्लस ये महानदी और उसके बीच का जो इलाका है, हमने कहा कि कलिंगा है, कलिंगा इसका हिस्टोरिकल रेलेवेंस है, यस इसका भी हिस्टोरिकल रेलेवेंस है। सिमिलरली हमने बात करी कि भाई जो है आपकी कावेरी नदी, राइट है ना, कावेरी नदी इज इंपॉर्टेंट फॉर चोलास या फिर आगे जाके पल्लवास, राइट है ना, चोलास पल्लवास के लिए इंपॉर्टेंट है ये सब, ये इलाका। प्लस सिमिलरली वैगई नदी चेरास के लिए हमने बोला। तो नाउ वी हैव दिस अंडरस्टैंडिंग। अब यूपीएससी सवाल मान लो खाली रिवर पूछता है कि भाई रिवर जो है वो एंशिएंट इंडियन डेवलपमेंट में बहुत मदद करता है, तो ये सब कहानियां सुना देंगे, राइट है ना, कि हाँ भाई जो है एक तरफ से शुरू करो, है ना, जो जो दिमाग में आता जाए बताते जाओ, इंडस से शुरू करो, इंडस बताओ, ये बताओ, वो बताओ, समथिंग बात बन जाए, राइट है ना। एक और बात कि हाँ जो माइग्रेशन हुआ है कि पहले ये बसा फिर ये बसा और फिर धीरे धीरे गुप्ता पीरियड में बंगाल एरिया तक पहुंचे हम लोग, राइट है ना, कि हाँ जो माइग्रेशन हुआ है या जो डेवलपमेंट हुआ है, धीरे धीरे जंगल कटेंगे तो गुप्ता पीरियड में यहां तक पहुंचेंगे, मेडिवल या पोस्ट गुप्ता में हम जो है इस साइड तक पहुंचने लगेंगे, राइट है ना, अहोम वगैरह की बात करने लगेंगे आगे, है ना, तो ब्रह्मपुत्रा। तो ये जो एरिया है बहुत फॉरेस्टेड एरिया है, तो इतना आसान नहीं है एक्सप्लॉइट करना, इतना आसान नहीं है काटना। तो अपना जो लिमिटेशन है एंशिएंट इंडिया में कह सकते हैं कि मैक्सिमम बंगाल तक जा रहे हैं बस, उसके आगे हम लोग पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे, मैक्सिमम बंगाल बस। तो रिवर का इन्फ्लुएंस है, हमने समझा भाई रिवर का तो तगड़ा इन्फ्लुएंस है। तो इनफैक्ट दो चीजें जो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं वो रिवर है और जो है माउंटेन है, दोनों चीजें हम लोगों ने गढ़ दी, राइट ना, हमने दोनों चीजें समझी। कमिंग बैक, तो हम इसमें सब में एग्जांपल दे सकते हैं, हम सारे एग्जांपल दे सकते हैं। इनफैक्ट अब हम रिवर्स बना सकते हैं कि हाँ भाई रिवर सिस्टम के साथ हम समझा सकते हैं कि हाँ उससे फायदे। इन जेनरिक समझाना है, मान लो खाली रिवर का सवाल है तो इन जेनरिक पहले समझाना है कि देखो इसके फायदे एंड ऑल वो बता दो, राइट है ना, फिर एग्जांपल देते चलो कि हाँ भाई यह इंडस सिस्टम में कैसा हुआ, गंगा सिस्टम में कैसे हुआ, बाउंड्री कैसे बन रही है, ट्रांसपोर्ट में कहाँ पे हेल्प कर रहा है, इस तरीके से आप इसका एग्जांपल भी दे सकते हैं। तो रिवर क्रिएट हो जाएगी, रिवर जो है आपकी जो है पूरा सिस्टम क्रिएट हो जाएगा। चलिए कहानी और आगे बढ़ाते हैं। तो हमने रिवर को अलग से डिस्कस कर लिया है। नाउ विल टॉक अबाउट जो है नेचुरल फ्रंटियर्स। नेचुरल फ्रंटियर्स बाय द वे हमने डिस्कस कर लिया, राइट है ना, कि हाँ भी जो है जो हमारे फ्रंटियर्स हैं, बाउंड्रीज हैं, तो हमने कहा कि माउंटेन और रिवर दोनों ही बाउंड्रीज हमने डिस्कस करा, राइट है ना। हमने कल्चरल कॉन्टैक्ट्स की बात करी कि हाँ भाई विंध्यास के एक तरफ कल्चर अलग है, एक तरफ दूसरी तरफ कल्चर अलग है। बस इसमें एक और बात जो हम करना चाहेंगे कि जो है ज्योग्राफी में अगर हम कल्चरल कॉन्टैक्ट्स की बात कर रहे हैं, एक तो अभी मिनरल्स का डिस्कशन करना है इसमें, है ना, और इसी से डिराइव्ड डिस्कशन है नेचुरल फ्रंटियर्स। नेचुरल फ्रंटियर्स एंड कल्चरल कॉन्टैक्ट। इस टॉपिक को छोटा सा टॉपिक है समझते हैं, फिर मिनरल्स में आएंगे, है ना, आखिरी टॉपिक अपना मिनरल्स है। तो नाउ नेचुरल फ्रंटियर्स एंड कल्चरल कॉन्टैक्ट, अब इसको थोड़ा सा जो है समझा जाए। सो नेचुरल फ्रंटियर्स एंड कल्चरल कॉन्टैक्ट, तो हम बात कर रहे हैं कि भाई जो है हमने समझा कि माउंटेन्स जो है, माउंटेन्स जैसे आज भी आप देखो कि हमारे और चीन के बीच में बाउंड्री क्या है, हिमालयस। क्या माउंटेन कैन बिहेव एज जो है बाउंड्रीज? ऑफ कोर्स माउंटेन्स कैन बिहेव एज बाउंड्रीज, राइट। तो उस समय भी ऐसा होता था कि अरावलीज के उस साइड तुम्हारा राज्य है, अरावलीज के साइड हमारा है, राइट। अरावलीज की तरफ मेवाड़ है, दूसरी तरफ मालवा है, राइट। तो यू फाइंड कि हाँ भाई अरावलीज के एक साइड आपको मालवा भी दिखता है, मालवा, राइट। दूसरी तरफ आपको जो है बहुत सारे राज्य दिखाई देंगे, उदयपुर एंड ऑल, मेवाड़ एंड ऑल। तो हाँ, तो माउंटेन कैन बिहेव एज अ बाउंड्री। प्लस अगेन जो है हमने बात करी रिवर्स कैन ऑल्सो बिहेव एज बाउंड्री, ये ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है ना, बाउंड्री। तो नेचुरल फ्रंटियर्स की तरह बिहेव कर रहे हैं, यस, नेचुरल फ्रंटियर्स की तरह ये लोग बिहेव कर रहे हैं, बाउंड्री की तरह ये लोग बिहेव कर रहे हैं। अब एक और बात जो हम समझेंगे कि भाई ठीक है फ्रंटियर होगा माना, बट स्टिल ऐसा तो है नहीं कि विंध्या पार ही नहीं कर पाएंगे। बात समझ आ रही है? ऐसा नहीं कि विंध्यास पार ही नहीं कर पाएंगे। यू विल फाइंड कि हाँ ये जो भी डेवलपमेंट हो रहा है इंडिया में, ये ऑल डेवलपमेंट विल परकोलेट टुवर्ड्स साउथ इंडिया एंड लॉट ऑफ आइडियाज विल परकोलेट इनटू नॉर्थ इंडिया। तो ये परकोलेशन चलता रहेगा, ये परकोलेशन चलता रहेगा, एंड विच शोज कि देयर इज इंटरमिंगलिंग। फॉर एग्जाम्पल ऊपर से फिलॉसफी अगर कोई है तो नीचे की तरफ मूव करेगी। तो वी रियलाइज कि हाँ भाई जो है स्पेशली मॉडर्न एम्पायर में, मॉडर्न एम्पायर अशोक के टाइम में बुद्धिज्म फ्लो करेगा,
राइट, उसके पहले ही ऑलरेडी जैनिज्म फ्लो कर चुका है ड्यूरिंग चंद्रगुप्त मौर्य। जैनिज्म प्लस ब्राह्मणिज्म भी फ्लो करेगा, ब्राह्मण्स भी जाएंगे, प्लस बहुत सारे ट्रेडर्स नॉर्थ टू साउथ आएंगे, ट्रेडर्स ऊपर भी जाएंगे, राइट है ना, बहुत सारा इन्वेजन होगा। अशोक का ही जो एम्पायर है वो पूरा ही एम्पायर है, राइट है ना। तो यू रियलाइज कि भले देयर आर माउंटेन्स इन बिटवीन, रिवर्स इन बिटवीन, बट इसका मतलब ये नहीं कि कल्चरल इंटरेक्शन नहीं होगा, कल्चरल कॉन्टैक्ट भी होगा, कल्चरल इंटरेक्शन भी होगा। ओवरऑल भारत में हम कह सकते हैं कि जो इनहेरेंट कल्चर होगा, जो बेसिक कल्चर होगा, वो बेसिकली जो है हम सारे होमोजेनस हैं, राइट है ना। पूरे भारत में ऑलमोस्ट एक जैसी बातें, एक जैसा जो है कल्चर आपको दिखाई देगा। हाँ, ऑफ कोर्स डाइवर्सिटी है, उसी में डाइवर्सिटी भी है, उसमें यूनिटी भी है, ऑफ कोर्स वो है। बट अगर आप कहिए कि हाँ ये थॉट प्रोसेस फ्लो नहीं हुआ है, ये थॉट प्रोसेस फ्लो हुआ है। खाली इतना ही नहीं, टेक्नोलॉजी भी फ्लो करेगी, टेक्नोलॉजी विद रिस्पेक्ट और ये सारा मेन जो एग्जांपल है वो अशोक है, राइट ना, कि अशोक के टाइम में सबसे ज्यादा हो रहा है, उसके बाद भी होता रहेगा, बट अब प्राइम एग्जांपल है अशोक। तो टेक्नोलॉजी फ्लो करेगी कि हाँ आयरन का इस्तेमाल कैसे होता है, ब्रिक्स का इस्तेमाल कैसे होता है, राइट है ना, रिंग वेल्स का इस्तेमाल कैसे होता है। तो कल्चरल इंटरेक्शन भी है, यस, पूरे भारत में कल्चरल इंटरेक्शन भी है। माना कि देयर आर सम नेचुरल फ्रंटियर्स, ब्लॉकर्स हैं, लेकिन उसके बावजूद ये कल्चर जो है, फ्लो जो है वो नहीं रुकेगा। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इस तरह से आपको पूरा फ्लो दिखाई देगा। साइंस एंड टेक भी फ्लो करेगा, सोसाइटी भी फ्लो करेगी, राइट, इकोनॉमी, ट्रेडर्स वगैरह भी फ्लो कर रहे हैं, एंड इनफैक्ट पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी फ्लो कर रहा है। इनफैक्ट राज्य चलाते भी कैसे हैं उसका भी फ्लो होगा, राइट। पूरे ही भारत में राज्य चलाने का आपको ऑलमोस्ट एक फॉर्मूला दिखाई देगा कि सारे ही राजा जो हैं वो कह रहे हैं कि हम धर्मराज हैं, धर्म रक्षक हैं, राइट है ना। कि राजा की पर्पस क्या है, राजा का मेन काम क्या है, धर्म की रक्षा करना। ही इज धर्म प्रवर्तका, कि धर्म का ध्यान रखे। पूरे ही भारत में यही बात सुनाई देगी। कहीं ना कहीं क्यों हो रहा है, क्योंकि अशोक के टाइम में ही ये बहुत सारे आइडियाज फ्लो हो गए हैं और हर जगह ऐसा ही थॉट प्रोसेस है, राइट। टेक्नोलॉजी विद रिस्पेक्ट टू क्वाइंस एज वेल, राइट है ना। बहुत सारी बातों में सारी ही टेक्नोलॉजी ऑलमोस्ट ऐसा आपको फ्लो होती हुई दिखाई देगी। तो ये भी दिखाई देगा आपको, हाँ, कि भाई नेचुरल फ्रंटियर्स तो हैं, बट साथ ही साथ कल्चरल इंटरेक्शन भी है, कल्चरल कॉन्टैक्ट्स भी हैं, राइट। तो हमने ये समझा कि हाँ भाई, अच्छा लैंग्वेज भी, वाई नॉट, है ना। तो हाँ, तो लैंग्वेज फ्लो करेगी। जैसे संस्कृत जो है, संस्कृत वो पूरे भारत में ही रहेगी। तो संस्कृत को कहा गया है कि इज द लैंग्वेज ऑफ कल्चर पूरे भारत में, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो कर्नाटका हो, हर जगह। तो इट इज लैंग्वेज ऑफ कल्चर। लोकल भाषाएं ग्रो करेंगी, माना, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि ओवरऑल एक इनहेरेंट कल्चर होगा। तो हाँ भाई, लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज संस्कृत। सिमिलरली स्क्रिप्ट जो है, स्क्रिप्ट पूरे ही भारत में इनिशियली एक ही स्क्रिप्ट होगी, ब्राह्मी। सारे लोग इसी स्क्रिप्ट में लिखेंगे। तो एक कॉमन कल्चर भी इस तरह से हमको दिखाई देता है इन इंडिया, इन एंशिएंट इंडिया, राइट। चलिए, तो एक हमने बात करी, अब एक लास्ट डिस्कशन अपना बाकी है, ये हमने डिस्कस कर लिया। मिनरल्स की बात एक आखिरी बाकी है कि मिनरल्स भी कहीं ना कहीं हिस्ट्री डिफाइन करते हैं, राइट ना। तो आखिरी मुद्दे पे आते हैं, विच इज ऑफ मिनरल्स। तो मिनरल्स, तो लेट्स टॉक अबाउट मिनरल्स एंड सिमिलर रिसोर्सेज। तो मिनरल्स ना, मिनरल्स में अगर हम बात करें, मिनरल्स एंड अदर रिसोर्सेज, तो एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहला रिसोर्स जो स्टोन एज में है वो है स्टोन स्वयं। तो हमें भारत में हर तरह का स्टोन मिल रहा है, इनफैक्ट लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, सब कुछ हमको यहाँ पे मिल रहा है। तो हमारे हिली एरियाज में स्टोन एज में क्या इंसान को पत्थर मिलेंगे? हाँ, इंसान को पत्थर मिलेंगे। तो हाँ, तो ये स्टोन एज में डेफिनेटली हेल्पफुल होगा। बट अगेन थोड़ा और आगे बढ़े तो कॉपर की बात करते हैं। कॉपर अगर हम देखें तो कॉपर की माइन, एक जो फेमस माइन है वो है खेतरी माइंस। तो राजस्थान में जो है कॉपर का सप्लाई है। अगेन ऐसा नहीं कह रहा बहुत ज्यादा सप्लाई है, बट स्टिल राजस्थान में आपको कॉपर की सप्लाई दिखाई देगी, है ना, कॉपर की सप्लाई है। तो इसी वजह से इस इलाके में वी विल फाइंड चाकोलिथिक कल्चर, राइट। प्लस इट विल ऑल्सो बी सपोर्टिव ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमको क्या दिखाई देगा? हमको कॉपर भी दिखाई देगा, राइट। इनफैक्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन इज ब्रोंज एज। अभी नेक्स्ट अब बात करेंगे ब्रोंज एज की। बट हाँ, कॉपर जो सोर्स मटेरियल है, बेस मटेरियल है, कॉपर हमको मिल रहा है। इसके अलावा कॉपर हमको मिल रहा है छोटा नागपुर प्लेटो साइड में,
तो ये भी चाकोलिथिक एज में इस इलाके में चिरंद है, सौगौरा है, राइट है ना, इन सब इलाकों में कॉपर चाकोलिथिक एज में कॉपर निकाला जा रहा होगा, यस, राइट है ना। तो हाँ, तो उधर भी आपका चाकोलिथिक एज का डेवलपमेंट होगा, राइट है ना। तो पहले हमको ये दो सोर्सेज दिखाई देते हैं कि स्पेशली चाकोलिथिक एज में और इंडस वैली सिविलाइजेशन में इट इज हेल्पफुल, यस। दूसरा जो है मेटल है, यही हम बात कर रहे थे जो है कॉपर बेल्ट की, राइट। उसके आगे भी रहेगा ऑफ कोर्स, है ना, वैदिक एरा वगैरह में भी रहेगा, बट क्लासिक एग्जांपल जो आप दोगे वो चाकोलिथिक का दोगे। सिमिलरली नेक्स्ट जो बात करते हैं, तो हमने कॉपर स्टोन के लिए आप एग्जांपल देंगे जो है लिथिक एजेस का, कॉपर के लिए आप एग्जांपल देंगे चाकोलिथिक का और इंडस वैली सिविलाइजेशन का, राइट है ना। इसमें दोनों में एक अच्छा एग्जांपल है खेतरी माइंस, राजस्थान, और दूसरा बिहार में छोटा नागपुर प्लेटो, चाकोलिथिक के लिए। इनका एग्जांपल दिया जा सकता है, इनका एग्जांपल डेफिनेटली दिया जा सकता है। दूसरा हम बात करें टिन, तो कॉपर और टिन अगर मिला दिया जाए, तो कॉपर और टिन अगर मिला दिया जाए तो बनता है ब्रोंज, और ये कहीं ज्यादा स्मार्ट है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बढ़िया मेटल है ना। ब्रोंज जो है, ब्रोंज इज कनेक्टेड टू सिविलाइजेशन, कि हाँ जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है, इजिप्शियन सिविलाइजेशन है, वहां पे हमको ब्रोंज बहुत सारा मिल रहा है, ब्रोंज आर्टिकल मिल रहा है ना। ब्रोंज इज कनेक्टेड टू इंडस वैली सिविलाइजेशन, कि हाँ भाई इंडस वैली सिविलाइजेशन में ब्रोंज तो मिल रहा है, पर प्रॉब्लम यह है कि टिन जो है वो इंडिया में नहीं है, ऑलमोस्ट एब्सेंट है, वर्चुअली एब्सेंट है। तो टिन जो है वो इंडिया में जब एग्जिस्ट नहीं करता, बहुत स्कार्स है, तो इन दैट केस टिन इंडस वैली सिविलाइजेशन को कहां से मिलेगा? तो पहली बात तो बहुत कम मिलेगा, और यही कारण है कि हम कहते हैं कि हमारे यहां इंडिया में ब्रोंज एज, प्रॉपर ब्रोंज एज आई ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे पास टिन नहीं था, तो टिन हमारे पास काफी कम है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो टिन के जुगाड़ कर रही है वो अफगानिस्तान से मंगवाती है, तब कहीं जाके उसके पास टिन है। तो ये इश्यू है कि हाँ इंडिया में टिन अवेलेबल नहीं है, तो हमें अफगानिस्तान से मंगवाना पड़ रहा था, और तब कहीं जाके हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में ब्रोंज एज दिखाई देती है, राइट। सिमिलरली लेटर ऑन आप देखोगे, लेटर ऑन जो ब्रोंज के हमें सामान मिलते हैं, तो लेटर ऑन जो ब्रोंज का एक और, टिन का जो एक और सोर्स है, इन द टाइम्स ऑफ पालास, मेडिवल इंडिया में, या फिर इन टाइम ऑफ चोलास, जहां पे ब्रोंज के स्कल्पचर्स हैं, आप नटराज वगैरह देखेंगे उसमें स्कल्पचर्स। तो इस समय जो सोर्स है टिन का, वो बेसिकली आ रहा है या तो बर्मा से, म्यांमार से, या फिर आ रहा है मलेशिया से, तब कहीं जाके यहां पे इस तरीके के स्कल्पचर्स हमको मिलते हैं, राइट। तो टिन हमारे पास ओरिजिनली नहीं है, और हमें ये मलेशिया, म्यांमार वगैरह से मंगवाना पड़ेगा, तब बनेगी बात। नाउ कम्स योर अनदर इंपॉर्टेंट मटेरियल, वेरी इंपॉर्टेंट मटेरियल, विच इज आयरन की बात करते हैं। तो आयरन हमको दिखाई देगा कि आयरन हमें हमारी हिस्ट्री डिफाइन करता है, राइट है ना, कि हाँ आयरन खूब सारा हमारे यहाँ मौजूद है। आयरन हमारे यहाँ मौजूद है, एक तो छोटा नागपुर प्लेटो में बढ़िया आयरन हमको दिखाई देगा, दूसरा एमपी में इस साइड में, राइट है ना, तीसरा आंध्रा वगैरह में हमको दिखाई देगा, है ना। तो ये जो आयरन हमको मिल रहा है, सबसे ज्यादा आयरन मिल रहा है छोटा नागपुर प्लेटो में, और यही कारण है कि छोटा नागपुर प्लेटो में जब आयरन है, राइट, आयरन, तो जो मगध का राइज है, कि मगध ही भारत में जो सबसे स्ट्रांग जो स्टेट क्रिएट हुआ वो था मगध। तो महाजनपदास में सबसे स्ट्रांग स्टेट कौन सा है? मगध बाकी स्टेट से भारी पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पास आयरन है। तो मगध का जो राइज है इसके पीछे रीजन है छोटा नागपुर प्लेटो। सिमिलरली अगर इसी जमाने में महाजनपदास में मगध को कोई चैलेंज कर सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेट है, वो है अवंती, क्योंकि एमपी साइड में उसके पास भी आयरन है, और कोई मगध को चैलेंज नहीं कर पा रहा है। एक ही दुश्मन है अजात शत्रु का, वो है अवंती, मध्य प्रदेश। इसकी राजधानी है महिष्मती, इसकी राजधानी है उज्जैन, राइट। सिर्फ और सिर्फ यही मगध को चैलेंज कर पा रहा है।
तीसरा एग्जाम्पल अगर हम इसमें लिखें तो सतवाहनास का एग्जाम्पल लिखेंगे। सतवाहनास को करीमनगर डिस्ट्रिक्ट वगैरह में जो है मिल रहा है आयरन, और सतवाहनास भी जो है हम देखेंगे कि मिलिट्री वाइज काफी स्ट्रांग है। तो मिलिट्री स्ट्रेंथ जो प्रोवाइड कर रहा है वो है आयरन। तो आयरन कहीं ना कहीं डिफाइनिंग हो गया है, आयरन काफी ज्यादा डिफाइनिंग हो गया है। सिमिलरली एक और बात हमने करी थी लेड की, लेड। तो लेड अगेन मिल रहा है हमको आंध्रा रीजन में, अगेन कनेक्टेड है सतवाहनास से, और सतवाहनास छापेंगे लेड कॉइन। लेड कॉइन छपेंगे सतवाहनास के द्वारा, राइट है ना, वो भी इसीलिए हो पा रहा है। लास्ट में दो मिनरल्स की और बात करनी है। एक जो है हमें बात करनी है सिल्वर की, राइट, सिल्वर एंड गोल्ड। सिल्वर, राइट, सिल्वर अगेन इंडिया में ऐसा कुछ बहुत अवेलेबल नहीं है, राइट है ना। जो है एंशियंट इंडिया में मुंगेर, आपके बिहार में मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में, तो मुंगेर में जो है आपको ये मिला करता था। बट फिर भी ये जो हमारे यहाँ सिल्वर यूज होता था ये भी क्या था, इंपोर्टेड था, अफगानिस्तान वगैरह से सिल्वर आया करता था। एंड कॉइन्स में इसका अच्छा खासा यूजेज है, राइट। फॉर एग्जांपल पंचमार्क्ड कॉइन्स जो थे किस इलाके में, महाजनपदास के टाइम में, मौर्यन एम्पायर में, राइट। तो पंचमार्क्ड कॉइन्स जो थे वो किसके हुआ करते थे, तो सिल्वर के हुआ करते थे। तो सिल्वर की एक इंपॉर्टेंस ये है, राइट। सिमिलरली गोल्ड की अगर हम बात करें, गोल्ड इधर लिख रहा हूं मैं, गोल्ड प्लस गोल्ड जो है तो रिवर्स में रिवर डस्ट होता है, रिवर डस्ट में हमको गोल्ड मिलता है, प्लेसर्स बोलते हैं उसको। तो गोल्ड जो है रिवर डस्ट में मिलता था हमको, रिवर डस्ट में। इसके अलावा जो गोल्ड है वो हमको कर्नाटका में रफली 1800 बीसी के आसपास, कर्नाटका में, तो हाँ, तो ये जो है कोलार गोल्ड फील्ड्स वगैरह से कुछ निकालना चालू हो गया था, तो कर्नाटका में मिलता है स्टार्टिंग फ्रॉम 1800 बीसीई। अगेन कहा जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम में भी जो है कोलार गोल्ड फील्ड से जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन कुछ जो है गोल्ड इंपोर्ट किया करती थी, तो गोल्ड का इंपोर्ट। बट अगेन जो मेजर गोल्ड जो इंडिया आया है वो भी सारा इंपोर्टेड है। अब इसका एग्जांपल क्या होगा, इसका एग्जांपल होगा कुषाण के टाइम में, तो रोम से जो है गोल्ड आ रहा था, प्लस सेंट्रल एशिया से गोल्ड आ रहा था। तो गोल्ड का भी मेजर सोर्स क्या है, इंपोर्टेड ही है। तो चाहे सिल्वर हो चाहे गोल्ड हो, दोनों ही हमको इंपोर्टेड मिलेगा। इसके अलावा हमने बात करी आयरन की, हमने बात करी कि भाई ये इलाके हैं, राइट है ना। सिमिलरली इसकी हमने लेड की बात करी कि आंध्रा जो है इसका एक मेन सेंटर है। इसके अलावा एक और सेंटर है राजस्थान और आंध्रा, ये दो जगह आपको लेड मिलते हैं, जिसमें आंध्रा का जो है हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली हम सिल्वर की बात कर रहे थे कि मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में खड़गपुर हिल्स में जो है हमको पंचमार्क्ड कॉइन के लिए सिल्वर मिल रहा है। तो पंचमार्क्ड कॉइन हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है कि महाजनपदास के टाइम में, फिर आगे के नॉट ओनली जो है पंचमार्क्ड कॉइन, इसके आगे भी जो कॉइन्स छपे हैं, नॉर्मल कॉइन्स भी जिसमें पोर्ट्रेट वगैरह बना है, वो भी सिल्वर के कॉइन्स हैं, राइट। तो सिल्वर के कॉइन्स हमें आगे भी मिलते रहेंगे, गुप्ता पीरियड में मिलेंगे। सिमिलरली हम बात कर रहे हैं गोल्ड की, तो गोल्ड मेनली इंपोर्टेड है, राइट है ना, कि हाँ ये बाहर से आ रहा है, सेंट्रल एशिया से, रोमन एम्पायर से। बट इसके अलावा कर्नाटका वगैरह में जो है गोल्ड आपको मिला था, राइट। नाउ लास्टली एक छोटी सी बात, स्टोन और पल्स, मोती वगैरह मिले हैं। हाँ भाई, मोती वगैरह भी हमको मिल रहे हैं, राइट ना, प्रेशियस स्टोन्स हमको मिल रहे हैं। तो मोती हमको इधर तमिलनाडु इलाके से मिल रहा है, उड़ीसा इलाके से मिल रहा है, राइट ना। तो हाँ, तो साउथ इंडिया है, सेंट्रल इंडिया है, उड़ीसा है, इन सब जगह हमको जो है पल्स, और ये अब सेंट्रल इंडिया में पल्स नहीं मिलेगा, सेंट्रल इंडिया में प्रेशियस स्टोन्स मिलेंगे। बट हाँ, जो है पल्स जो है तमिलनाडु साइड में, इनफैक्ट एक सेंटर यहाँ पे है कोरक्वई, संगम एज में, जहाँ पे बढ़िया मोती मिल रहा है। हम लोग रोमन एम्पायर से ट्रेड कर रहे हैं, है ना, ये भी ऐड कर सकते हैं, ये भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं, राइट। तो फिलहाल तो दिस वाज ऑल अबाउट कि हाँ भाई जो है क्या क्या हमने सीखा, क्या क्या चीज़ें कहाँ से मिल रही है। तो जैसा कि हमने कहा था कि भाई ये वाला जो आंसर हम लिख रहे हैं, इसमें हम लोग ज्योग्राफिकल फैक्टर्स के ऊपर लिख रहे हैं कि एंशिएंट इंडिया में कैसा डेवलपमेंट हुआ था। अब एक तरफ से हमने डिस्कशन कर लिया है, रिवर्स डिस्कशन जो है अब आपको प्रैक्टिस करना है। अब ये आप आंसर लिखेंगे, जिसमें टाइमलाइन के मुताबिक आपको बताना है कि भाई स्टोन एज में ज्योग्राफी कैसे इंपॉर्टेंट थी, राइट। फिर आपके जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन में ज्योग्राफी कैसे इंपॉर्टेंट थी, वैदिक एरा में कैसे इंपॉर्टेंट थी,
सिमिलरली ऐसे करके आपको छोटे छोटे पैराग्राफ्स क्रिएट करने हैं और एक बार उल्टा लिखने की कोशिश करिएगा। इनफैक्ट एक बार सीधा भी लिखने की कोशिश करिएगा, राइट ना, कि हाँ ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, माउंटेन्स या फिर रिवर, मॉनसून, इन सब के ऊपर किस तरह एंशिएंट इंडिया का डेवलपमेंट हुआ है। अगेन आई अंडरस्टैंड कि दिस इज एडवांस डिस्कशन, इसमें हम लोग आगे की बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे एग्जांपल्स उठा रहे हैं जो हमने नहीं पढ़े हुए हैं, राइट, बट इट्स ओके, अभी हमने सुन लिया है, अभी इसको ऐसा समझो कि हाँ तुमने जान लिया है, लेकिन जब पूरी हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी, जैसा मैंने पहले भी कहा था, इट विल मेक मच मोर सेंस, बहुत अच्छी क्लैरिटी आएगी, बहुत बढ़िया ये टॉपिक फिर समझ में आएगा। तो फिर से इसको वापस आगे चैप्टर को देखेंगे। मीनवाइल डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, क्या ये संभव है, राइट है ना, क्या हम संभव के अपने संकल्प पे, संभव के अपने दृढ़ निश्चय पे हम सारे लोग डटे हुए हैं, राइट है ना, क्या मेहनत चल रही है। मुझे कहीं कहीं दिख रहा है कि हाँ कुछ क्लासेस में लोग गोला मार रहे हैं, राइट है ना, कि हाँ पूरी पढ़ाई नहीं हो रही है। तो हाँ, तो डू लेट मी नो कि कौन कौन लोग डटे हुए हैं, ये अटेंडेंस जो है ये हमें बरकरार रखनी है। तो कमेंट सेक्शन में ये दिखना चाहिए, कुछ आंसर दिखने चाहिए, राइट, कमेंट सेक्शन में जो है आपकी पढ़ाई का स्टेटस दिखना चाहिए कि क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, समझ आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, ऊपर से गया, नोट्स बन रहा है, नहीं बन रहा है, ये सारी बातें जो है कमेंट सेक्शन में मिलनी चाहिए, राइट। बाकी मिलते हैं इन द नेक्स्ट सेशन, बात और आगे कंटिन्यू करेंगे, राइट, थोड़ा इकोलॉजिकल सेटिंग्स वगैरह की बात करेंगे इन द नेक्स्ट चैप्टर, है ना। चारों वीडियोस उम्मीद है कि आपने देख लिए होंगे, आगे बढ़ेंगे, राइट है ना। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।